Is my screen visible? Is my voice coming? Someone please respond so that I can start the class. Yes, sir. Okay. तो सी आज की क्लास के लिए देखो बच्चों हमने क्या डिस्कस करना था डिसीजन मेकिंग जो आपके सिलेबस की यूनिट 3 है एंड एज फार एज दिस यूनिट इज कंसर्न्ड इट आल्सो कैरीज 15 मार्क्स वेटेज आउट ऑफ 75 मार्क्स। ठीक है, तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है वो यूजुअली डिसीजन मेकिंग पर होता है और डिसीजन मेकिंग की यूनिट को आज की क्लास में हमें रिवाइज करना है। आप सबने मैनेजमेंट में भी पढ़ा है, ये पेपर क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इवन इन मैनेजमेंट यू हैव डिस्कस्ड even in management you have discussed about decision making की कब जरूरत पड़ती है when you have alternative course of action and you need to decide which course is best, क्या हमें करना चाहिए so as to achieve some predetermined objectives. So here in the context of management accounting also we will be discussing certain decisions which are important to be taken. So now formally starting the session as far as decision making is concerned. ओके, तो यू अगेन ये जो मैटर देखो मैं रेफर कर रहा हूँ ये एम एन अरोड़ा की बुक से ही है, जैसा मैंने कल भी आपको बताया प्रीवियस सेशन में भी बताया कि एम एन अरोड़ा की किताब से हम ज्यादातर रेफर करते हैं। आपके एसओएल का स्टडी मटेरियल भी अच्छा है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं और ये कंटेंट भी जो हम क्लास में रिवाइज करवा रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग देखो जैसा अभी मैंने बताया इन एनी बिजनेस द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक डिसीजंस। तो मैनेजमेंट क्या करता है डिसीजंस लेता है, मेकिंग डिसीजंस इज टू चूज अमंग टू और मोर अवेलेबल ऑल्टरनेटिव। अगर ऑल्टरनेटिव ही ना हो एक ही डिसीजन लेना हो तो बात ही खत्म है, फिर डिसीजन की जरूरत ही क्या होगी। डिसीजन मेकिंग की जरूरत जब पड़ती है व्हेन यू हैव मोर देन वन ऑल्टरनेटिव। फॉर एग्जांपल द मैनेजमेंट में हैव टू डिसाइड whether to raise the price of its product, lower it or leave it unchanged at the present level। तो कभी भी जब मार्केट सिचुएशन चेंज होगा बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होगा तो ड्यू टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, ड्यू टू ऑल दिस द मैनेजमेंट हैज टू डिसाइड whether it should increase the price of the product or it should lower the price of the product or the price is to be maintained at the present level। तो ये डिसीजन मेकिंग हो गया ना, तीन ऑल्टरनेटिव है आपके पास, प्राइस को बढ़ाना है, प्राइस को सेम रखना है, प्राइस को घटाना है। अब देखो डिसीजन मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं रेलेवेंट एंड इरेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट एंड इरेलेवेंट रेवेन्यूज। तो यहाँ पर बेसिकली रेलेवेंट कॉस्ट एंड रेलेवेंट रेवेन्यू, नाम से समझ आ रहा है रेलेवेंट जो यूजफुल है, क्या यूजफुल है जो बदलने वाला है मेरे डिसीजन लेने से, जिस पर फर्क पड़ेगा। जो पास्ट में हो चुका, एक मशीन मैंने खरीद ली उसकी जो डेप्रिसिएशन है, कल मैं वो प्लांट बंद कर दूं या नया प्लांट शुरू कर दूं तो जो मशीन ऑलरेडी मैंने खरीद रखी है उसकी डेप्रिसिएशन कोई बदलने वाली है क्या, वो तो लगेगी लगेगी ना, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो इरेलीवेंट कॉस्ट है, वो संक कॉस्ट है, SUNK, जो हो चुकी, जो डूब गई समझो, जो पहले हमने खर्चा कर दिया। तो जिन कॉस्ट का जिन रेवेन्यू का फ्यूचर के डिसीजन पर फर्क पड़ता है कि भाई मतलब ये डिसाइड करूं तो रेवेन्यू बढ़ेगी या कॉस्ट घटेगी, तो वो सारी चीजें मेरे लिए रेलेवेंट होती हैं। तो देखो यहाँ लिखा है व्हेन मैनेजमेंट मेक्स डिसीजन इट हैज टू कंसंट्रेट ऑन ओनली रेलेवेंट कॉस्ट एंड रेलेवेंट रेवेन्यूज। तो रेलेवेंट पे ध्यान रखना है, नॉट ऑल द कॉस्ट एंड रेवेन्यूज आर रेलेवेंट, सभी रेलेवेंट नहीं होती हैं। द रेलेवेंट कॉस्ट एंड रेलेवेंट रेवेन्यूज आर दोस एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट and expected future revenue that differ among different alternatives course of action being considered। तो ये वो फ्यूचर रेवेन्यू है या फ्यूचर कॉस्ट है जो अलग अलग ऑल्टरनेटिव में बदल जाएंगी। अगर मैं एक्स ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करूंगा तो कॉस्ट और रेवेन्यू अलग होगी, वाई करूंगा तो कॉस्ट और रेवेन्यू अलग होगी, तो वो मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट है, वो मेरे लिए रेलेवेंट रेवेन्यू है। तो कॉस्ट एंड रेवेन्यूज दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय अ डिसीजन आर ऑब्वियसली इरेलेवेंट। तो जिस पे फर्क नहीं पड़ रहा है वो इरेलीवेंट है एंड नीड नॉट बी कंसीडर्ड, जैसे मैंने डेप्रिसिएशन का एग्जांपल दिया था अभी। thus the relevant cost and relevant revenue should have two characteristics। तो दो फीचर होती हैं किसी भी कॉस्ट को या किसी भी रेवेन्यू को रेलिवेंट या इरेलीवेंट कहने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, द कॉस्ट एंड रेवेन्यू मस्ट रिलेट टू द फ्यूचर। तो जो पास्ट में हो गया उसको तो भूल जाओ, उसका कुछ नहीं कर सकते, फ्यूचर से रिलेटेड होनी चाहिए। फ्यूचर के डिसीजन जो हम लेने वाले हैं उससे वो कॉस्ट या रेवेन्यू बढ़ जाए या घट जाए,
दे मस्ट डिफर अमंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अगर वो रेवेन्यू 4 ऑल्टरनेटिव है, चारों में सेम रहने वाली है, या वो कॉस्ट चारों में सेम रहने वाली है, तो फिर वो इरेलेवेंट हो गई, उसका कोई यूज ही नहीं है। अगर ऑल्टरनेटिव बदलने से उस कॉस्ट या रेवेन्यू पर फर्क पड़ेगा, तो वो रेलेवेंट कॉस्ट या रेलेवेंट रेवेन्यू कहलाएगी। अभी हम ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको समझ आएगा कि किस केस में कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है, कौन सी रेवेन्यू रेलिवेंट है। ठीक है, अब ये कुछ स्पेशल कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग है, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी। तो अगर समय बचेगा क्लास के बाद तो इस पर हम आ जाएंगे, नहीं तो इसको आप इजीली खुद से पढ़ सकते हैं। संक कॉस्ट अभी मैंने बताया भी था क्या होती है, डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो ना हमसे समझ है ना, जो ऑल्टरनेटिव पे बदलेगी। मार्जिनल कॉस्ट हमने पढ़ा था कल भी। इंप्यूटेड कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ओनर ऑक्युपाइड रिसोर्सेज होता है ये। इंप्यूटेड कॉस्ट जो एक्चुअली खर्चा नहीं करना पड़ा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द ओनर, वो इंप्यूटेड कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, आप सभी को आइडिया है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो इन सभी कॉस्ट और रेवेन्यूज की बात होती है जब हम यहाँ डिसीजन मेकिंग करेंगे। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ठीक है। तो फ्यूचर कॉस्ट, जो फ्यूचर में करना है। कन्वर्जन कॉस्ट आपको पता है, प्राइम कॉस्ट में जो दो पार्ट, जब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, तो वो आपकी कन्वर्जन कॉस्ट बन जाती है। ठीक है, तो कॉस्ट एंड नॉन कॉस्ट फैक्टर्स इन डिसीजन मेकिंग, इससे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं। अब आ गए हम अपनी मेन चीज पर, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग, मैंने बोला था ना ये चैप्टर एक्चुअली मार्जिनल कॉस्टिंग या वेरिएबल कॉस्टिंग पार्ट 2 हम कह सकते हैं। पार्ट 1 हमने कल पढ़ा था, उसमें दो चीजें पढ़ी थी, कौन कौन सी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। और पार्ट 2 अगर हम पढ़ेंगे तो वो क्या है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग से क्या मतलब है, how marginal costing can be used for various managerial decisions। मैनेजर्स को जो डिसीजंस लेने हैं, उसके लिए हम मार्जिनल कॉस्टिंग या वेरिएबल कॉस्टिंग को कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहला डिसीजन देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका प्राइस कितना रखें। तो नॉर्मल तो हर आदमी कहेगा कि भाई मेरी कॉस्ट पूरी रिकवर हो जाए, प्लस एक सर्टेन डिजायर्ड प्रॉफिट मुझे मिल जाए, तो वो मैं प्राइस उतना तय करूंगा। लेकिन कई बार कुछ सरकमस्टांसिस ऐसे होते हैं कि हम प्रॉफिट तो दूर की बात है, कॉस्ट से भी नीचे प्राइस रखकर बेच देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जैसा डिप्रेशन है अगर इकोनॉमी में, तो फिक्स कॉस्ट तो हमें खर्च करनी करनी पड़ेगी। अगर हम बंद भी कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बदल जाएगी। तो जब तक कि हम वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर कर रहे हैं, तो उस पर भी हम बेच सकते हैं। फिक्स कॉस्ट का थोड़ा सा पोर्शन मुझे मिल भी गया तो भी ठीक है, और नहीं मिला तो भी ठीक है। हाँ, बंद कब करना पड़ेगा, ये आगे एक और डिसीजन है, शट डाउन और कंटिन्यू। तो उसी से रिलेट कर रहा है ये, देखो। तो बंद कब करना पड़ेगा, जब हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो यही सब इस फर्स्ट पॉइंट में हमें समझना है, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब एक एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन साथ साथ करते जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चंस वही हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आते रहे हैं आपके। तो फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, देखो ये वही है, समझो एक बार। ऑल्दो प्राइसेस आर रेगुलेटेड मोर बाय मार्केट कंडीशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स देन बाय डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट। तो क्या कह रहा है, मैनेजमेंट का ज्यादा रोल नहीं होता है प्राइस के डिसीजन में, क्योंकि प्राइस तो हमने पढ़ा है ना इकोनॉमिक्स में, डिमांड एंड सप्लाई जहां इंटरसेक्ट करती है वहां प्राइस डिटरमाइन होता है। लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशन में मैनेजमेंट का भी अच्छा खासा रोल होता है। द मैनेजमेंट व्हाइल फिक्सिंग प्राइसेस हैज टू कीप इन व्यू द लेवल ऑफ प्रॉफिट डिजायर्ड। मैनेजमेंट को तो बस ये ध्यान रखना है कि जितना प्रॉफिट होने चाहिए वो मिल जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब ये क्या कह रहा है, देखो, सेलिंग प्राइस अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो नॉर्मल में तो ऐसे ही चलेगा, कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। कल भी किया था ना हमने, डिजायर्ड प्रॉफिट कैसे हम अचीव करते थे। तो डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस कॉस्ट अगर मेरी कवर हो रही है तो काम चल रहा है। In the long run, under normal circumstances, the selling price must cover total cost। ठीक है, एक तो टोटल कॉस्ट कवर हो जाना चाहिए। इससे क्या मतलब है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, एंड ऑल्सो गिव अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। एक रीजनेबल प्रॉफिट भी हमें मिल जाना चाहिए। लेकिन ये तो लॉन्ग रन की बात हो गई, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात हो गई। बट इन द शॉर्ट रन, ड्यू टू एडवर्स मार्केट कंडीशंस, जब मार्केट ठीक नहीं है, पता चला जब कोरोना आया था तो नॉर्मल प्राइस पर आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे थे, अगर उसकी डिमांड ही खत्म हो गई थी। द सेलिंग प्राइस में हैव टू बी फिक्स्ड बिलो टोटल कॉस्ट, बट इट
शुड बी अबव वेरिएबल कॉस्ट। तो ये ध्यान रखिए कि हम टोटल कॉस्ट से तो नीचे फिक्स कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट से वो ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के नीचे आप कभी प्राइस को फिक्स नहीं करेंगे। तो यही बात ये आगे कर रहे हैं, प्राइसिंग इन कंपटीशन एंड डिप्रेशन। तो अब देखो मेन एक एग्जांपल हम लेते हैं, इसके माध्यम से समझते हैं कि फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस में मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे यूज होगा। तो देखो एग्जांपल एक आपके सामने लिखा है, फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 1 लाख, वेरिएबल टोटल है ये, वेरिएबल पर यूनिट है, करंट मार्केट प्राइस है 8 रुपीज पर यूनिट, आउटपुट है बेटा 50,000 यूनिट। शुड द कंपनी सेल और नॉट, कंपनी को बेचना चाहिए या नहीं, वही देखो फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस की बात हो रही थी, लेकिन सेल और नॉट वही मतलब बेसिकली मेक नॉट, उसी पर आ गए हम। तो अब इस क्या करेंगे कि अगर बेच रहे हैं तो क्या मिल रहा है, और नहीं बेचेंगे तो क्या होगा, मतलब बनाना ही बंद कर देंगे तो क्या होगा, उसको कर रहा होगा ये। तो देखो समझो वेरिएबल कॉस्ट अभी 7 रुपए पर यूनिट है, तो हम 50,000 यूनिट बनाते हैं, चाहे बेचें या ना बेच, तो हमारी 3,50,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लग गई। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है बेटा, 1 लाख रुपीस की, तो टोटल अभी कॉस्ट कितनी है, 4,50,000, ठीक है। और ये कॉस्ट कितनी यूनिट की है, 50,000 यूनिट हमने बनाई है, तो 50,000 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 रुपीस पर यूनिट आएगा। तो अभी हमारी टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 9 रुपीस, और सेलिंग प्राइस कितना है, 8 रुपीस। तो 8 रुपए 9 का बन रहा है और 8 में बेचना पड़ रहा है। तो हर कोई समझदार आदमी कहेगा जी नहीं बेचेंगे, 9 रुपए का बन रहा है, 9 से कम में हम क्यों बेचेंगे, 8 में नहीं बेचेंगे। लेकिन यही बात आपको समझनी है कि बेचना जस्टिफाइड है, डिजायरेबल है शॉर्ट रन में, क्यों है देखो अब वो समझो। although the selling price does not cover the total cost, तो total cost cover नहीं हो रही है, yet it is wise to continue to produce and sell because such a step will reduce the loss। अभी बेटा लॉस कितना है, 1 रुपए पर यूनिट का है, अभी कितने का, अभी टोटल कॉस्ट है 4,50,000 रुपए, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट है 9 रुपए की कॉस्ट है ना मेरी, और 8 रुपए में बेच रहा हूं, तो अभी 1 रुपी पर यूनिट का लॉस हो रहा है। तो ये समझो, although the selling price does not cover the total cost, yet it is wise to continue to produce and sell because such a step will reduce the loss on account of fixed cost that will be incurred if the production is stopped। तो अगर हम प्रोडक्शन स्टॉप कर देंगे, कुछ नहीं बना रहे हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 1 लाख है, वो तो करनी पड़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट तो सेव हो जाएगी 3,50,000, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख रुपए की रहेगी रहेगी। और हम अगर इसको बना के बेच रहे हैं बेटा, तो लॉस कितने का है, 1 रुपी पर यूनिट, 50,000 रुपए, 50,000 यूनिट पर कितने का लॉस होगा, 50,000 रुपए का। 50,000 यूनिट पर कितने का लॉस होगा, 50,000 रुपए का, अगर हम इसको बना के बेच रहे हैं। और अगर हम नहीं बना रहे हैं तो क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख रुपए की जो है वो चलती रहेगी, तो 1 लाख रुपए का लॉस होगा। तो 50,000 का लॉस बेटर है या 1 लाख का लॉस बेटर है, तो स्वाभाविक सी बात है 50,000 का लॉस बेटर है। तो हमें इसको बनाना चाहिए और 8 रुपीस पर भी बेच देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कम से कम हमारा 50,000 का लॉस कवर हो रहा है। तो although the selling price does not cover the total cost, yet it is wise to continue to produce and sell because such a step will reduce the loss on account of fixed cost that will be incurred if the production is stopped। ठीक है, तो प्रोडक्शन अगर हम बंद करते हैं तो पूरा 1 लाख का नुकसान होगा, प्रोडक्शन करते रहने से 1 रुपी पर यूनिट, 50,000 यूनिट पे 50,000 का लॉस हो रहा है। इफ द प्रोडक्शन इज स्टॉप, द लॉस विल वुड बी 1 लाख द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, बट इफ द प्रोडक्शन इज कंटिन्यूड द लॉस विल बी एज फॉलोज। अगर चलाते रहेंगे तो लॉस कितने का होगा, 50,000 का, जो भी मैंने समझाया था आपको, ठीक है। 8 का बन रहा है, 8 का बिक रहा है, 9 का बन रहा है। Thus by continuing to produce and sell at below total cost, the loss is reduced by 50,000, that is from 1 lakh rupees to 50,000 rupees। ठीक है, तो अगर हम चलाते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, तो लॉस हमारा 1 लाख रुपए से घट के 50,000 रुपए का रह गया है। बंद करने से अगर ना बेचें, हम घबरा जाए कि भाई 9 का बन रहा है, 8 का मैं क्यों बेचूं, तो मत बेचिए, आपको 1 लाख रुपए का नुकसान होगा। बेचेंगे तो कम से कम थोड़ी सी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो रही है, एटलीस्ट 50,000 का कवर हो रहा है और 50,000 का लॉस बच रहा है। तो आपके लिए क्या सजेस्टेड है, इसमें आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। और हालांकि 9 रुपए का बन रहा है, 8 रुपए का इसको आप बेच सकते हैं शॉर्ट रन में, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप ये टॉपिक क्या था, देखो फर्स्ट एप्लीकेशन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हम कहाँ फिक्स करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे? तो यहाँ पर देखो ये बोल रहे हैं स्पेशल सर्कमस्टांसेस व्हेन सेलिंग प्राइस इज बिलो द वेरिएबल कॉस्ट। तो वैसे तो अभी मैंने बोला था आपको कि वेरिएबल कॉस्ट से नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो कोई बात नहीं, मिले या ना मिले, वेरिएबल कॉस्ट मिलनी बहुत जरूरी है। जैसे 7 रुपीज की थी ना वेरिएबल कॉस्ट हमारे एग्जाम्पल में, 7 रुपए से कम पे नहीं बेचेंगे, लेकिन ये बता रहे हैं कि 7 रुपए से कम पे भी बेच दोगे। कब? जैसे टू पॉपुलराइज अ न्यू प्रोडक्ट, जब कोई नया प्रोडक्ट आता है, जितनी स्टार्टअप कंपनीज होती हैं शुरू में सब लॉस में होती हैं, क्योंकि वो अभी तो कहती है हमें प्रॉफिट चाहिए ही नहीं, अभी तो हमें करना है। टू पॉपुलराइज अ न्यू प्रोडक्ट, टू एलिमिनेट कंपेटिटर्स फ्रॉम द मार्केट, अगर हम नया प्रोडक्ट बना रहे हैं कंपेटिटर्स को एलिमिनेट करने के लिए। टू डिस्पोज ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, तो जो कल खराब ही हो जाएगा उसको आज हम वेरिएबल कॉस्ट से भी सस्ते में बेच देंगे। और भी कुछ केसेस लिखे हैं। तो बेसिकली फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस में क्या समझ आया कि नॉर्मली तो कॉस्ट पर यूनिट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, इसके हिसाब से बेचना चाहिए। बट एक्सेप्शनल केसेस में वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर हो तो चल जाएगा, जब तक हम वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ केसेस में इवन वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही है, तो भी हम अपने प्रोडक्ट को बेच देंगे उस प्राइस पर, ठीक है। तो जैसे कुछ ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। तो एक एप्लीकेशन हमने कवर कर ली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अभी 2 मिनट में रुकूंगा, स्क्रीन पर ये सब कंटेंट आपको दिखता रहेगा। आपको जो भी कुछ अभी कहना है, इससे रिलेटेड पूछना है, तो आप उसमें चैट में लिखेंगे। और अगर क्लियर है तो बेटा जितने भी बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं सभी बच्चे लिखेंगे वहां क्लियर है, ठीक है। एक बार आप इसको देखिए, अभी तक हमने जो बात की। यहां से शुरू किया था ना डिसीजन मेकिंग। देखते हैं आपने क्या लिखा है। माइक्रोसॉफ्ट में कौन सी ईमेल आईडी लॉगिन ये सब तो आपका अपना है। सर ये कैसे पता लगा कि अगर शट डाउन करते हैं तो 1 लाख का लॉस होगा, वो कैसे पता लगा? बेटा फिक्स्ड कॉस्ट कितने की थी, 1 लाख रुपीज की। अगर आप अभी कुछ नहीं बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। फिक्स्ड कॉस्ट तो चलती रहेगी ना, अगर 1 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें, 1 लाख रुपए की कॉस्ट होगी। और जब शट डाउन करोगे तो बेचोगे कितना, रेवेन्यू कितनी होगी, जीरो। तो 1 लाख जो है जीरो, तो रेवेन्यू कॉस्ट 1 लाख, तो 1 लाख रुपए का लॉस होगा, ठीक है। तो अब समझ आई बात तरंग? आपने लिख ही दिया कि मुझे समझ आ गया। और देखें ईशा क्या कह रही हैं, लिख रही हैं अभी। जिसको क्लियर है बेटा वो लिखो क्लियर है, रेस्पॉन्स आना बहुत जरूरी है आपका।
अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो जस्ट वो है फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू लॉस। हाँ बिल्कुल ठीक समझे अब आप तरंग। गौरव ने लिखा है क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। ठीक है, तो आई होप अब 3-4 जवाब आ गए हैं। तरंग भी कुछ लिख रहा है, ओके क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो तो क्या है। डिफरेंट कॉस्ट पढ़ा था, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, इनको जरूर देख लेना। एंड फाइनली वी डिस्कस्ड अबाउट फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, एक एप्लीकेशन हमने पढ़ ली, ठीक है। अब सेकंड देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स, नई मार्केट को एक्सप्लोर करना है, नए ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है। कब कर पाओगे बेटा? जब आपकी जो प्रेजेंट कैपेसिटी है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। अगर आप फुल कैपेसिटी पर काम कर रहे हो तो कुछ और कर पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो जब हम पहले अंडर यूटिलाइज्ड हैं, कुछ कैपेसिटी एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो उस केस में ऑप्शन दो हो सकती हैं। या तो कोई डोमेस्टिक ऑर्डर मेरे पास आता है, या कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर मेरे पास आता है। और ये दोनों ही डोमेस्टिक ऑर्डर है तो जैसे बोलेंगे बल्क ऑर्डर, कि अभी तो मैं नॉर्मली बेच रहा हूं ना, कि जैसे 20 रुपीज का सेलिंग प्राइस है, आप 1 यूनिट खरीदो तो भी और 1000 यूनिट खरीदो तो भी। लेकिन कोई सडनली एक कस्टमर आता है, वो कहता है हम आपसे 1 लाख यूनिट्स खरीद लेंगे, लेकिन हमको 18 रुपए पर देना पड़ेगा। तो अब आप उसका ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे या नहीं? तो वो हमारा डोमेस्टिक ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, तो हम उसको लेंगे या नहीं। और इसी तरह कई बार कोई एक्सपोर्टर आपके पास आता है और वो बोलता है कि भाई इस प्राइस पर बेचो, घर में तो आप 20 रुपए का बेच रहे हो, वो कह रहा है 15 रुपए में बेचो। तो आप बेचोगे या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। तो कब बेचोगे? स्वाभाविक सी बात है, जब तक आपकी कैपेसिटी है एक तो बनाने की, और वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही हो, मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो मतलब कमाओगे, कुछ ना कुछ कमाओगे उसमें, ठीक है। तो देखो समझ लो एक बार अच्छे से, सब बात समझ आएगी। Sometimes a company is not able to fully utilize plant capacity when selling at the total cost plus profit basis। तो क्या समझे? ये डिसीजन कब रेलेवेंट है? जब प्लांट कैपेसिटी आइडल है, सरप्लस कैपेसिटी है मेरे पास, फुल यूटिलाइजेशन है तो ये एप्लीकेशन होगी नहीं, सेकंड डिसीजन किसी काम का नहीं होगा उस केस में। इन सच अ केस इट में एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू रिसीव एडिशनल बल्क ऑर्डर or export order at a price which may be below total cost but above वेरिएबल कॉस्ट। जो सक्सेस है, की टू सक्सेस है, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ऊपर रहना है, टोटल कॉस्ट के नीचे हम हो सकते हैं, सो दैट द प्राइस मेक्स अ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हम कमाएंगे उस केस में। तो एडिशनल ऑर्डर फॉर यूटिलाइजिंग स्पेयर कैपेसिटी, ये पहला एग्जांपल। अब इसमें सेकंड एप्लीकेशन में हम दो एग्जांपल करेंगे बेटा, एक डोमेस्टिक ऑर्डर का और एक एक्सपोर्ट ऑर्डर का। तो अभी देखो ये पहले वाला किसके लिए है? डोमेस्टिक ऑर्डर के लिए। तो इसको समझो। additional order for utilizing spare capacity when a company has a spare or idle capacity which is not able to utilize because of sales constraint and it receives a bulk order। तो हम बेच नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बना भी कम रहे हैं, सडनली एक बल्क ऑर्डर आता है और वो हमसे कहता है इस प्राइस पर नहीं, इस प्राइस पर बेचो, सस्ते में बेचो। ऑर्डर एट बिलो नॉर्मल सेलिंग प्राइस, सच एन ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड। कब एक्सेप्ट करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर अगर वो है तो, ठीक है। प्रोवाइडेड एग्जिस्टिंग सेल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली में भी पढ़ा था ना आपने, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता था, जहां इनइलास्टिक डिमांड होती थी वहां महंगा बेचता था, जहां इलास्टिक डिमांड होती थी सस्ता बेचता था। तो अब ये बल्क ऑर्डर एक्सेप्ट करने से जो मेरी नॉर्मल मार्केट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इट विल अर्न द कंपनी एडिशनल प्रॉफिट बाय यूटिलाइजिंग स्पेयर कैपेसिटी। तो जो खाली पड़ा है मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी है, उसको यूज करके हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन देखो, ये 6.1 आपको दिख रहा है स्क्रीन पर।
So a manufacturer of plastic buckets makes an average profit of 2.5 per piece on selling price of 14.50. तो अभी प्रॉफिट है ₹2.5 का, सेलिंग प्राइस है 14 रुपीज 50 पैसा, तो 12 रुपए की कॉस्ट है इसका मतलब। By producing and selling 60,000 pieces at 60% of the potential capacity, तो 60% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं और 60,000 पीस बना रहे हैं। टोटल इसका मतलब हम कितने बना सकते हैं? 100% पर 1 लाख। कितने बना सकते हैं बेटा? 1 लाख। कैसे निकलेगा? 60,000 इंटू 100 अपॉन 60 करके देख लो। जो 60,000 बन रहा है 60% कैपेसिटी पर बन रहा है, तो 100% पर कितना बनेगा? 60,000 डिवाइडेड बाय 60% इंटू 100%। ठीक है, तो सेलिंग 60,000 पीसेस एट 60% ऑफ पोटेंशियल कैपेसिटी, हिज कॉस्ट ऑफ सेल्स इज। तो अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है? देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल, सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट टोटल दे रखी है। तो अभी वेरिएबल कॉस्ट देखें तो कितनी है? जोड़ो, 4 और 1 5 और 3 8, 8 रुपए 25 पैसे, 8 रुपीज 25 पैसे की अभी इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। फिक्स्ड कॉस्ट है 2,25,000। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं पूरा। ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो वो 8 रुपए 25 पैसे की तो ये है, बाकी फिक्स्ड कॉस्ट है। ड्यूरिंग द करंट ईयर ही इंटेंड्स टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ यूनिट्स। तो बनाना तो वो 60,000 यूनिट ही चाहता है, क्योंकि उससे ज्यादा बेच नहीं पाएगा। बट एंटीसिपेट्स दैट फिक्स्ड कॉस्ट विल गो अप बाय 10%। तो एक तो कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट 10% बढ़ जाएगी, तो अभी इसका हिसाब लगाएंगे। मटेरियल एंड लेबर विल गो बाय 5% ईच। मटेरियल 5% बढ़ जाएगा। 4 रुपए का 5% कितना आएगा बेटा? 20 पैसे। और लेबर मतलब मटेरियल एंड लेबर, लेबर कितना? 1 रुपए का 5% कितना आएगा? 5 पैसे। तो मटेरियल हो जाएगा 4 रुपए कितना? 20 पैसे, और लेबर हो जाएगा 1 रुपए 5 पैसे। ठीक है, अंडर दीज सर्कमस्टांसेस ही ऑब्टेन्स एन ऑफर फॉर अ फर्दर 20% ऑफ हिज कैपेसिटी। तो अब 1 लाख टोटल है इसकी कैपेसिटी, 20% पर कितनी होगी? 20,000। तो एक पर्सन आपको कह रहा है कि 20,000 यूनिट हमें दे दो। अब आपसे पूछता है व्हाट मिनिमम प्राइस। तो देखो, हालांकि हम पढ़ रहे हैं सेकंड एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम प्राइस है, तो क्योंकि एक दूसरी एप्लीकेशन आपस में सब कनेक्टेड है। व्हाट मिनिमम प्राइस वुड यू रेकमेंड फॉर एक्सेप्टेंस टू एंश्योर एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 1,60,000। तो आप 1,60,000 रुपए कमाना चाहते हैं, कितना कितने प्राइस पर इसको बेचेंगे? किसको? वो जो 20,000 यूनिट एक्स्ट्रा 20% ऑफ द कैपेसिटी, वो जो खरीदने को तैयार है, उसको कितने प्राइस पर बेचेंगे ताकि आपको 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। तो पहले तो क्योंकि कॉस्ट भी चेंज हो रही है, तो हम जो प्रेजेंट सिचुएशन में ये देखेंगे कि अभी अगर 60,000 बेचते रहेंगे तो क्या होगा। तो देखो, ये आपने बना रखी है इसमें नीचे बजटिंग स्टेटमेंट फॉर करंट ईयर प्रायर टू एक्सेप्टेंस ऑफ 20% ऑफ द कैपेसिटी ऑर्डर। तो अभी कैपेसिटी ऑर्डर को भूल जाओ, अभी बोलो हमें 60,000 यूनिट बनानी है। तो सेल्स कितने की है बेटा? 60,000 पीसेस, और सेलिंग प्राइस 14.50 दे रखा है, तो टोटल सेल्स निकल आएगी। मटेरियल मैंने बताया था ना 5% बढ़ जाएगा, 4 रुपए 20 पैसे का। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60,000 से, तो वो डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा। लेबर बताया था 1 रुपए 5 पैसे का, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60,000 से, तो कितना आ जाएगा? 63,000। इसके बाद वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, कितने का है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड? बोलो। 3 रुपए का। तो 60,000 से मल्टीप्लाई, ये चेंज नहीं हुआ है, 3 का 3 ही रहेगा। तो 60,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,80,000। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड क्या है? वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड ये 25 पैसे का है। ठीक है, तो 60,000 से मल्टीप्लाई करोगे 15,000। अब इन सबको जोड़ दो, तो वेरिएबल कॉस्ट आई टोटल 5,10,000 रुपए की। कंट्रीब्यूशन पढ़ाया था ना कल, क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 8,70,000 में से 5,10,000 रुपए घटा दो, तो अभी कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा? 3,60,000 रुपए का। फिक्स्ड कॉस्ट कितने की है? 2,25,000। तो इसमें से 2,25,000 घटा दो, तो आपका क्या निकल कर आएगा? प्रॉफिट। देखो, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 2 लाख, वो भी चेंज हो रही थी, लिखा था ना एक बार पढ़ो। फिक्स्ड कॉस्ट विल गो अप बाय 10%। तो 2,25,000 का 10% बढ़ेगा, मतलब 22,500 से बढ़ जाएगी, तो 2,47,500 आएगी। कितनी? 2,47,500। तो अब प्रॉफिट कितने का हो गया? कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन अभी निकाला था ना हमने 3,60,000, और फिक्स्ड कॉस्ट बेटा कितनी निकाली? 2,47,500। तो अभी प्रॉफिट कंपनी कितना कमा रही है? 1,12,500।
एक मिनट ध्यान से यहाँ तक देखो, कितना प्रॉफिट कमा रही है, 1,12,500। क्वेश्चन में वो हमसे क्या चाहता है, अब देखो ऊपर लास्ट की 2 लाइन पढ़ो। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस ही ऑब्टेन्स एन ऑफर फॉर अ फर्दर 20% ऑफ हिज कैपेसिटी। तो 20% मतलब 20,000 यूनिट बेचने को अगर एक ऑफर मिला है। What minimum price would you recommend for the acceptance to ensure an overall profit of 1,60,000? आप टोटल प्रॉफिट 1,60,000 रुपए का चाहते हैं। अभी प्रॉफिट कितने का है, 1,12,500 का। 1,60 में से 1,12,500 घटा दो तो कितना बचा बेटा, 47,500। 47,500 का प्रॉफिट आप एक्स्ट्रा चाहते हैं। वो जो 20,000 यूनिट बेचेंगे उसमें हमें 47,500 रुपए मिल जाए तो काम चल जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए हमको। तो 20,000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, देखो इस टेबल में देखो, अभी हमने निकाली थी ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 8 रुपीज 50 पैसा। तो 8.5 को 20,000 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, 1,70,000। एक तो वेरिएबल कॉस्ट तो कवर करनी करनी पड़ेगी, प्लस ये जो अभी हम बोल रहे हैं 47,500 रुपए और कवर करने पड़ेंगे। तो 1,70 जमा 47,500 जो आएगा उसको किससे डिवाइड कर दोगे, 20,000 से, क्योंकि 20,000 यूनिट की बात हो रही है। तो वो जो निकल कर आएगा, कम से कम हमें इतना प्राइस चाहिए ताकि हम 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लें इस एडिशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट करके। एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है, ये तो डोमेस्टिक ऑर्डर ही है। इस एडिशनल डोमेस्टिक ऑर्डर को एक्सेप्ट करके, तो अभी तक हम 60,000 यूनिट बनाते थे, अब हम कितनी यूनिट बनाएंगे, 80,000। तो देखो बेटा ये सारी कैलकुलेशन नीचे, अभी मैंने बताया था ना, जो हमें 20,000 यूनिट का एडिशनल ऑफर मिला है, तो 20,000 गुना 8.50 तो कितना आएगा, ये 1,70,000। और उसमें कितना कंट्रीब्यूशन हमें और चाहिए, 47,500। तो टोटल कितना हो गया, 2,17,500। तो ये 2,17,500 एक्चुअली मुझे चाहिए 20,000 यूनिट बेचकर। तो 20,000 को इसको 20,000 से डिवाइड कर लो तो 10.875। तो अभी तो हम किस प्राइस पर बेचते हैं, 14.50 जो क्वेश्चन में दे रखा था, 14 रुपए 50 पैसे पर बेचते हैं। लेकिन ये एडिशनल 20,000, क्योंकि इसमें कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं होगी ना, मतलब यही इसमें समझने वाली बात है। वेरिएबल कॉस्ट तो होगी होगी जब आप 20,000 एक्स्ट्रा यूनिट बनाएंगे, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कोई एडिशनल आपको खर्च नहीं करनी पड़ेगी, वो 60,000 यूनिट पर पहले ही खर्च हो चुकी है। तो वहीं पर आप मतलब इस प्राइस को कम कर पाएंगे। तो अभी जो मार्केट में हम 14.5 रुपए का बेच रहे हैं 14.50 का, इस केस में हम उसको 10.875 का भी दे देंगे बल्क ऑर्डर में। ठीक है, बस ये ध्यान रखें कि वो हमसे खरीद के पता चला बाजार में 11-12 रुपए का बेचने लगेगा तो हमारा नुकसान होगा, फिर कोई हमसे 14.5 में क्यों खरीदेगा। अगर ये आदमी 12 रुपए में ही हमारा प्रोडक्ट बेच देगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन हम पहले ही फाइनल करके चलेंगे, ठीक है, कि वो किसी भी केस में 14.5 रुपए से कम में बाजार में नहीं बेचेगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है देखो समझने वाली। तो बस ये सब क्लियर है, सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 10.875, thus minimum price for the sale of additional 20,000 unit is 10.875 so as to ensure an overall profit of rupees 1,60,000। उसने बोला था हमें टोटल प्रॉफिट 1,60,000 का चाहिए। आप पहले से कितना कमा रहे थे, ओरिजिनली आप 1,12,500 का तो कमा ही रहे हो जब 60,000 यूनिट बेच रहे हो, तो कितना कम पड़ रहा है, 47,500, वो इस पे कमा लो। ठीक है, तो इसकी जो फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट है उसके साथ ये प्रॉफिट जोड़ा तो आपका निकल आया कि कितना हमें मतलब प्राइस इसका रखना पड़ेगा। तो हालांकि ये हमने किसमें डिस्कस किया है, एक्सेप्टेंस ऑफ बल्क ऑर्डर में, लेकिन हुआ तो प्राइस ही फिक्स ना इसमें। तो बहुत इंटर रिलेटेड है कि कोई सी एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसमें दो चीज और भी काम में आएंगी। तो अगले 1 से 2 मिनट देखो ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन स्क्रीन पर रहेगा। आप इन द मीन टाइम चैट में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। और क्लियर है तो बेटा हर एक बच्चे का मुझे लिखे हुए चाहिए कि क्लियर है, तभी फिर बात बनती है कि हाँ एक्चुअली आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अगले 1 से 2 मिनट तक ये आपके स्क्रीन पर रहेगा, आप इसको देखिए ध्यान से। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और क्लियर है तो लिखेंगे क्लियर है।
तो एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट में एक और एप्लीकेशन भी है, मैंने बताया था एक्सपोर्ट ऑर्डर वाली। ये तो अभी डोमेस्टिक ऑर्डर था, इसी तरीके से चलेगा, उसमें भी कोई ऐसी खास बात नहीं है। डोमेस्टिक ऑर्डर था ये, उसमें हम बात करेंगे एक्सपोर्ट ऑर्डर की, ठीक है। 6.1 एग्जाम्पल एकदम अच्छे से आप पढ़ लें, और इसमें अगर लग रहा है कोई पूछने वाली बात है तो चैट में लिखें, और क्लियर है तो आप चैट में लिखें कि क्लियर है। देखते हैं आपकी चैट को। सर 47,500 तो डिफरेंस है ना, तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन क्यों बोला उसे? मतलब इतना पैसा और चाहिए बोलो, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी नहीं होगी ना, जब हम 20,000 यूनिट और बनाएंगे तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट जीरो है। तो हमें जो 47,000 फिक्स्ड कॉस्ट जीरो होगी, कल भी मैं बता रहा था ना, कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता था, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो जब फिक्स्ड कॉस्ट जीरो है तो प्रॉफिट हमारा 47,500 बोलूं या कंट्रीब्यूशन हमारा 47,500 बोलूं, एक ही बात है। बट सेकंड लास्ट टू लाइन वाला क्लियर नहीं है। सही से एक बार और बता दो। आई सर अंडरलाइन करके बता दो, पीडीएफ ओपन करोगे जब तो लेफ्ट में पेन, नहीं नहीं उस सब की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बोलो। देखो मैं समझा रहा हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है, देखो सेकंड दो लाइन। अब तो तरंग मुझे लगता है समझ आ गया होगा, 47,500 में एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बारह कितने का वो जो अर्न कर रहे थे, 160 टोटल चाहिए था, तो जितना एक्स्ट्रा चाहिए वो हमने वेरिएबल कॉस्ट में जोड़ दिया। वेरिएबल कॉस्ट थी 8.5 रुपए, तो 20,000 गुना 8.5, 1,70,000 प्लस 47,500, इतने रुपए में इसको बेचना है 20,000 वाले ऑर्डर को। तो उसको 20,000 से डिवाइड करेंगे तो प्राइस आएगा। तो मुझे लगता है देखो तरंग, आपको ये बात समझ में आ गई होगी अब तक, ठीक है। एक बार लिखो क्लियर है, अगर आ गई है और डाउट है तो अभी फिर से लिखो कि हाँ नहीं समझ आ रहा। ठीक है, ओके, तरंग ने भी लिखा कि समझ आ गया। ओके, अभी आगे चलते हैं। तरंग कुछ टाइप कर रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार। अटेंडेंस क्यों इतनी कम है ना, ये बहुत डिस्करेजिंग है टीचर के लिए। 8 लोग हैं, एक तो मैं ही हूँ, एक एसओएल के स्टाफ से भी होगा, 5 6 7 बच्चे मुश्किल से बैठते हैं। ओके, ठीक है, तो तरंग समझ आ गया आपको? ओके, तो नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर। कहाँ पर थे हम? तो इसी की सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एक्सपोर्ट ऑर्डर की। देखो एक्सपोर्ट सेल्स लगभग सेम है, ऐसा कोई नई बात नहीं है इसमें, जो फर्स्ट अभी डोमेस्टिक पढ़ा था। बस कई बार एक्सपोर्ट करते हुए ना कुछ एडिशनल कॉस्ट हमें खर्च करनी पड़ती हैं, तो उसको हमें कंसीडर और करना पड़ेगा।
एडिशनल ऑर्डर में बी एक्सेप्टेड फ्रॉम अ फॉरेन मार्केट एट बिलो नॉर्मल प्राइस। तो यहाँ भी वही हुआ था ना कि मार्केट प्राइस जो हमारा 14.5 रुपए था उससे कम में हमने बेच दिया, और बिलो टोटल कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट से भी कम में कई बार बेचना पड़ता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट को कवर करना है, वही जो लिखा है, बट अब मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर ऊपर होना चाहिए। तो एक्स, ठीक है, तो अब इसमें दो चीजें हैं, एक्सपोर्ट सेल्स में रिजल्ट इन एडिशनल कॉस्ट, एक तो इसका ध्यान रखेंगे, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कई बार कुछ एडिशनल कॉस्ट हमें करनी पड़ती हैं, जैसे कि पैकिंग कॉस्ट, क्वालिटी चेक्स, फ्रेट, इंश्योरेंस चार्जेस, इफ नॉट बोर्न बाय द इंपोर्टर एक्सेट्रा। तो ये कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो कॉस्ट में इसको कंसीडर करेंगे। जैसे अभी वो जो वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी ना 1,70,000, अगर वो बोलेगा 10,000 का एडिशनल पैकिंग मटेरियल पे खर्चा होगा तो हम उसे 180 बोल देंगे, ठीक है, बस उसको ऐड कर लेंगे। सेकंड क्या कह रहा है, एक्सपोर्ट सेल्स में रिजल्ट इन सर्टेन कॉस्ट बेनिफिट्स लाइक एक्सपोर्ट सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट। कई बार जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो सरकार हमें कुछ सब्सिडी वगैरह भी देती है, तो उससे हमारी कॉस्ट उल्टा कम होती है, वो रेवेन्यू की तरह काम करता है, तो उससे कॉस्ट को घटा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके की बात हो सकती है। तो अब देखो एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल 6.2, इसको देखो समझते हैं ध्यान से। हम सेकंड एप्लीकेशन कर रहे हैं, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट। क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट, नए ऑर्डर, जब हम अपनी अंडर कैपेसिटी पर, अंडर यूटिलाइजेशन पर है, आइडल कैपेसिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो या तो घर में या देश के बाहर का कोई ऑर्डर ऐसा ले सकते हैं जिसमें हम मार्केट प्राइस से कम पर माल बेचेंगे, ये इसमें समझने की बात है। तो इंडो ब्रिटिश कंपनी हैज अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 5,000 आर्टिकल्स बट एक्चुअली प्रोड्यूसेस ओनली 2,000 आर्टिकल। देखो इसमें भी वही हुआ ना, अगर 5,000 की कैपेसिटी है, 5,000 बना रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन ही नहीं आएगी, क्योंकि सेकंड में तो जब ही आएगी ना जब हमारे पास कुछ सरप्लस है। तो 2,000 बना रहे हैं, 5,000 हम बना सकते हैं। फॉर होम मार्केट एट द फॉलोइंग कॉस्ट, मटेरियल आपका 40,000 का है, वेजिस है 36,000, ये सब किस पे दे रखा होगा, 2,000 जो आप बना रहे हो, तो इसका मतलब मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ बेटा, 40,000 डिवाइडेड बाय 2,000, तो कितना 20 रुपीज पर यूनिट। वेजेस कितना हो गया, 18 रुपीज पर यूनिट। फैक्ट्री ओवरहेड इसी तरीके से सबको 2-2 हजार से डिवाइड करते रहना, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड है 12,000, वेरिएबल है 20,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फिक्स्ड है 18,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फिक्स्ड है 10,000, वेरिएबल है 16,000। तो कुल मिलाकर टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 1,52,000, ठीक है। अब देखो समझो, द होम मार्केट कैन कंज्यूम ओनली 2,000 आर्टिकल एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 80 पर आर्टिकल। घर में तो 80 रुपए के ऊपर हम बेच नहीं सकते, और मैक्सिमम 2,000 आर्टिकल बेच सकते हैं, बना हम 5,000 सकते हैं। तो अब देखो हमसे क्या कह रहा है, एन एडिशनल ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ 3,000 आर्टिकल इज रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री एट ₹65, ₹65 पर आर्टिकल। तो घर में तो 80 रुपए का बेच रहे हैं, बाहर से ऑर्डर मिला, आप 65 रुपए का चाहो तो हमको 3,000 आर्टिकल और बेच दो। शुड दिस ऑर्डर बी एक्सेप्टेड और नॉट इफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ऑर्डर एंटेल्स एन एडिशनल पैकिंग कॉस्ट ऑफ 3,000। तो बोल रहा है ये 3,000 रुपए, 3,000 यूनिट वाला जो 65 रुपए पर बेचना है, इस ऑफर को हम एक्सेप्ट करें या ना करें। और इसमें समझने की क्या बात है कि हमें एडिशनल पैकिंग कॉस्ट करनी पड़ेगी, कितने की, 3,000 रुपए की। तो ये एक खर्चा भी होगा हमारे एक्स्ट्रा, जो अभी मैं बता ही रहा था। तो एक बार देखो समझो, वही सेम कहानी है कि पहले 2,000 की कहानी निकाल लोगे, कितना प्रॉफिट हो रहा है हमको, और फिर 3,000 पे हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। तो देखो, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ 3,000 आर्टिकल फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो 3,000 करना है तो उसमें क्या होगा, मटेरियल आपका 20 रुपीज के हिसाब से लगेगा, ये अभी समझाया था ना मैंने सबको, 2,000 से डिवाइड कर दो। वेजिस 18 रुपीज के हिसाब से लगेगा। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, ये 2,000 से करोगे तो 10 रुपीज के हिसाब से लगेगा। और इसी तरह वेरिएबल फिक्स्ड कुछ नहीं लगाओगे उसमें, ठीक है। वेरिएबल क्या है, सेलिंग, ये भी 2,000 से डिवाइड करोगे तो 8 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से लगेगा। तो कितना बोला, देखो ऐसे ही गिनता हूँ, 20 रुपए ये, 18 ये, तो 20 और 18 कितने हुए, 38, और 10 ये, 38 और 10 48, और बोलो 8 ये, 48 और 8 56, 56 की वेरिएबल कॉस्ट हमने जोड़ी। एक बार देखो जरा इन्होंने क्या किया है। तो मटेरियल 20 रुपए पर आर्टिकल, 3,000 यूनिट का निकाल लोगे, वेजिस 18 रुपीज पर आर्टिकल,
वेरिएबल ओवरहेड 10 रुपीज पर आर्टिकल, सेलिंग ओवरहेड 8 रुपीज पर आर्टिकल। तो बेटा वही है ना, 20 और 18 38 10 38 10 48 और 8 56। तो टोटल ये मार्जिनल कॉस्ट आ गई। वही वेरिएबल कॉस्ट में इंटरेस्टेड है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो आप घर में ही कवर कर लेंगे, एक्सपोर्ट ऑर्डर में आप नहीं चाहोगे कुछ भी कवर करना, वो पहले ही कवर हो गई है। तो इन 3000 यूनिट को बनाने में हमें कितना बोला मैंने, 20 और 18 38 और 10 48 और 8 56, 56 रुपए पर यूनिट के हिसाब से लगेगा। तो 56 गुना 3000 करोगे तो यही आएगा 1,68,000। उसने सबको जोड़कर निकाल दिया है। और सेल, सीधी सी बात है कि मिल तो बन कितने में रहा है, 56 में, और बिक कितने में रहा है, 65 रुपए में वो लेने को तैयार है। तो 9 रुपीज पर यूनिट का हमको फायदा हो रहा है। ठीक है, कितने का, 1 मिनट, 20 और 18 38 10 48 और 8 56। ठीक है। और हाँ, वो पैकिंग कॉस्ट का फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो 65 में वो लेने को तैयार है। तो कितने का, वैसे तो कायदे से 56 और 65 9 रुपीज पर यूनिट का फायदा हो रहा था बेटा मुझे। वही कॉन्ट्रीब्यूशन में दिख रहा है ना, 3000 यूनिट जो मैं बेच रहा हूँ, 3000 गुणा 9 27,000 होता है। तो 27,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है एक्स्ट्रा, अगर ये एक्सपोर्ट ऑर्डर में एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन एक पैकिंग कॉस्ट 3000 की खर्च करनी पड़ेगी। तो 27 में से 3 घटा देंगे तो एडिशनल प्रॉफिट कितने का आएगा, 24,000 का। कितने का आएगा बोलो, 24,000 का। ठीक है। तो बस फाइनली क्या दिख रहा है आपको, एक्सेप्टेंस ऑफ दिस एक्सपोर्ट ऑर्डर रिजल्ट्स इन एडिशनल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 24,000 एंड दस द ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है। तो 24,000 का एडिशनल प्रॉफिट हो रहा है हमको। और ये 24 कैसे हो रहा है, 65 में से 56 घटाओ 9, 9 रुपए के हिसाब से 27,000 का, पैकिंग कॉस्ट हमने 3,000 की घटा दी, तो 24,000 का एडिशनल प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम घर में ही बेचते रहें तो जितना होगा वो तो होगा ही होगा। इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से घर वाले पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने से हमें एक्स्ट्रा 24,000 रुपए मिल रहे हैं। तो ये हमारे लिए सजेस्टेड है कि वी शुड एक्सेप्ट दिस एक्सपोर्ट ऑर्डर। ठीक है। तो अगले 2 मिनट देखो ये स्क्रीन पर रहेगा आपके, एक बार इस क्वेश्चन को और इसके सॉल्यूशन को ध्यान से आप पढ़ लें। और जो भी कोई डाउट है अगर इससे रिलेटेड तो आप उसमें लिखें चैट में। और क्लियर है तो बिल्कुल सभी बच्चे जितने भी मेरी बात सुन रहे हैं, क्लियर है वहां लिखेंगे। तो ये भी अभी सेकंड एप्लीकेशन पर हम हैं, क्या, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट। तो एक डोमेस्टिक ऑर्डर का हमने एग्जांपल दिखाया, एक हमने एक्सपोर्ट ऑर्डर का एग्जांपल दिखाया। ये सभी क्वेश्चंस जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। इसी तरीके के सवाल, फिगर्स बदल जाती है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता। तो जब इनको आप ढंग से समझेंगे तो आप पेपर में अच्छे से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसमें और पिछले एग्जाम्पल में क्या फर्क है, उसमें जो बल्क ऑर्डर का प्राइस नहीं दे रखा था, वो तय करना था, डिजायर्ड प्रॉफिट दे रखा था। इसमें उल्टा है, इसमें प्राइस पहले ही दे रखा है, वो 65 रुपए में खरीदेगा, तो जो एडिशनल प्रॉफिट होगा वो निकालना है। तो थोड़ा सा फर्क है बेटा दोनों में। ठीक है। तो इसीलिए उसमें ये देखा था अभी जो बना रहे हैं उसमें कितना कमा रहे हैं, कितना टोटल कमाना चाहते हैं, कितना कम पड़ रहा है, तो उसके हिसाब से प्राइस तय हुआ था। इसमें प्रेजेंट सिचुएशन 2000 की तो हमने कोई बात ही नहीं करी। क्यों नहीं करी, क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं है। उसने सीधा सीधा 3000 का एक एडिशनल ऑर्डर है, उसका प्राइस भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, कह रहा है इसको मानोगे या नहीं, एक्सेप्ट करोगे या नहीं। तो इसमें मतलब प्रेजेंट वाले 2000 के ऑर्डर का एज सच उससे 3000 वाले से कोई लेना देना नहीं है। पिछले सवाल में क्यों था, क्योंकि उसमें हमें प्राइस तय करना था, एडिशनल ऑर्डर जो था उसका प्राइस तय करना था। और वो प्राइस एडिशनल प्रॉफिट हम जो चाहते थे उसको ध्यान में रखते हुए तय करना था। अब आती है, एक बार चैट देख लें आपकी, थर्ड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, मेक और बाय डिसीजन। ठीक है। मेक और बाय डिसीजन, तो इसको शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। लिखा करो बेटा, क्लियर है तो क्लियर लिखो, डाउट है तो डाउट लिखो। टू वे कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, समझ में आना चाहिए आप मेरी बात सुन रहे हैं कितना ध्यान से। बहुत मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है आपको, 5 दिन में रिवीजन कराना कोई आसान काम नहीं है पूरे सिलेबस का।
ओके, तरंग has written some very good comment. बुक में ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट गौरव क्या कहना चाह रहे हो? मैंने तो पूरा दिखाया ना आपको सॉल्यूशन, इनकम्प्लीट कैसे है? क्या कहना चाहते हो गौरव, और क्लियर बोलो। कौन सी बुक है आपके पास जिसमें ये इनकम्प्लीट है? सबने नहीं लिखा कमेंट अभी। तीशा, कार्तिक, आरती, सौरभ, ज्योति। गौरव क्या लिख रहे हो इतना लंबा? यस सर, आपने कंप्लीट क्वेश्चन कराया है, लेकिन जो बुक सोल में थी उसमें ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। हो सकता है बेटा कुछ इशू रहा हो, कोई बात नहीं, मिल गया ना आपको? ओके। तो अभी हम आ जाते हैं वापस कहाँ पर? ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, मेक और बाय डिसीजन। तो अब इसमें क्या करना है, देखो कोई प्रोडक्ट हम अपने आप बनाएं या फिर बाजार से खरीदें, ये डिसीजन करना है। तो इसमें भी की टू सक्सेस वही है कि जब तक जो सेलिंग प्राइस है, अगर बनाने की कॉस्ट है मान लो 60 रुपए और बाजार में मिलता है मान लो 70 रुपए का, तो हम नहीं खरीदेंगे, स्वाभाविक सी बात है, खुद ही बना लेंगे। बनाने की कॉस्ट है 60 रुपए, बाजार में मिलता है 50 रुपए का, तो अब हमें क्या करना चाहिए, बाजार से खरीद लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी पड़ेगी कि हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट को। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हम बनाएं या ना बनाएं, वेरी फिक्स्ड कॉस्ट तो होगी होगी खर्च, तो फिक्स्ड कॉस्ट को भूल जाओ एक बात। तो हम कंपेयर किसको करेंगे, ध्यान से सुनो मेरे साथ, याद करो। किसको कंपेयर करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंपेयर करेंगे किसके साथ? सेलिंग प्राइस के साथ। अगर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेलिंग प्राइस से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट मतलब बनाने की जो वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपए और बाजार में वो मिल रहा है 8 रुपए का, तो हम बाजार से खरीदेंगे बेटा, सस्ता मिल रहा है। और बनाने की वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपए, बाजार में मिल रहा है वो हमें 8 रुपए का, तो फिर हम उसको खुद ही बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी खर्च होगी ही होगी, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो अब देखो एक एग्जांपल करेंगे तो ये आप ठीक से समझ जाओगे। तो मेक और बाय डिसीजन में, या जैसे अभी एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मैंने दो एग्जांपल बताए थे, उसमें जब हम 3,000 एक्स्ट्रा बेच रहे थे या 20,000 एक्स्ट्रा बेच रहे थे, तो फिक्स्ड कॉस्ट को देखा था क्या हमने? बिल्कुल भी नहीं देखा था। हमें जो देखना है सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है? वेरिएबल कॉस्ट को। तो इसमें किसको कंपेयर करना है? वेरिएबल कॉस्ट को कंपेयर करना है सेलिंग प्राइस के साथ, ठीक है। तो अब देखिए बेटा एक बार ध्यान से समझिए, अ रेडियो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फाइंड्स दैट व्हाइल इट कॉस्ट रुपीज 6.25 टू मेक अ कंपोनेंट R518, एक कंपोनेंट का नाम है R518, उसको बनाने की कॉस्ट है 6 रुपए 25 पैसे। द सेम इज अवेलेबल इन द मार्केट एट 5.75, मार्केट में वो 5 रुपए 75 पैसे का है। तो अभी हम इसको नहीं देखेंगे, हम किसको कंपेयर करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट को मार्केट प्राइस के साथ, सेलिंग प्राइस के साथ। अब देखो टोटल जो 6 रुपए 25 पैसे है उसको देखेंगे, उसका ब्रेकअप क्या है। द ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल है 2 रुपीज 75 पैसा, लेबर है 1 रुपी 75 पैसा, अदर वेरिएबल कॉस्ट है 50 पैसा, डेप्रीसिएशन एंड अदर फिक्स्ड कॉस्ट है 1 रुपए 25 पैसे। तो देखो मटेरियल वेरिएबल है, लेबर वेरिएबल है, अदर वेरिएबल है, डेप्रीसिएशन एंड अदर फिक्स्ड वो फिक्स्ड है। तो जो कॉस्ट है 6 रुपए 25 पैसे, उसमें से फिक्स्ड हटा दूं 1 रुपए 25 पैसे, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनी बेटा? 5 रुपए की। तो इस 5 रुपए को कंपेयर करेंगे मार्केट प्राइस से, वो कितना है? 5 रुपए 75 पैसे। तो मार्केट से खरीदूंगा तो 5 रुपए 75 पैसे देने पड़ेंगे, और खुद बनाऊंगा तो 5 रुपए में बन रहा है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो खर्च करनी ही पड़ेगी, चाहे मैं ये बनाऊं या ना बनाऊं, इसलिए ये इरेलीवेंट कॉस्ट हो गई। आज आते ही समझाया था ना, इरेलीवेंट कॉस्ट और रेलेवेंट कॉस्ट। तो इसमें रेलेवेंट कॉस्ट कौन है? मटेरियल रेलेवेंट है, लेबर रेलेवेंट है, अदर वेरिएबल रेलेवेंट है। पर डेप्रिसिएशन एंड अदर फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? इरेलीवेंट। तो मैं 5 रुपए को कंपेयर करूंगा, किसके साथ कंपेयर करूंगा?
₹5.75 के साथ। तो स्वाभाविक सी बात है, बनाना सस्ता पड़ रहा है। हमें ₹5 में इसको बनाते रहना चाहिए। शुड यू मेक और बाय, ठीक है? तो देखो, अगर ₹6.25 से कंपेयर करोगे तो गलत है। हमें कंपेयर किससे करना है? वेरिएबल कॉस्ट को मार्केट प्राइस से, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो खर्च करनी ही पड़ेगी, चाहे हम इसको घर में मतलब बनाएं या बाजार से खरीदें, ठीक है? दोनों केस में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बदलने वाली है। तो देखो, पढ़ो बेटा, द वेरिएबल कॉस्ट आई कितनी? ₹5, फिक्स्ड कॉस्ट ₹1.25, भूल जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अब देखो, इसको अगर इन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन ढंग से दिया है, on the face of it, it appears that it is cheaper to buy the component at 5.75। तो लग रहा है कि ये सस्ता है, हमें 5.75 में बाजार से खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ₹6.25 का बनता है। Because it is less than the own cost of ₹6.25 each, but it should be understood that fixed cost cannot be saved if it is decided to buy the component instead of making it। तो fixed cost तो फर्क पड़ना नहीं है। Thus, if the component is purchased, then it will really cost ₹7 per component। That is, अगर एक्चुअली इसको खरीदेंगे हम बाजार से तो ₹7 का पड़ जाएगा। ये क्यों? ₹5.75 का तो बाजार से खरीदना है, और ₹1.25 की बेटा ₹1.25 की फिक्स्ड कॉस्ट भी हमें खर्चनी है। तो ₹5.75 जमा ₹1.25, तो ₹7, विच विल कंटिन्यू टू बी इनकर्ड एंड कैन नॉट बी सेव्ड। वो नहीं बचेगा, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बचेगा। तो एक्चुअली 6.25 को कंपेयर करना है तो ₹7 से कंपेयर करना है, या ₹5 को कंपेयर करना है तो ₹5.75 से कंपेयर करना है। इट इज देयरफॉर एडवाइज टू मेक द कंपोनेंट, बट डिसीजन टू मेक और बाय विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्ट वेदर द कैपेसिटी टू बी रिलीज्ड बाय नॉन मैन्युफैक्चर ऑफ द कंपोनेंट कैन बी पुट टू सम अल्टरनेटिव यूज और नॉट। तो कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा, अगर हम इसे बाजार से खरीदेंगे तो जो कैपेसिटी रिलीज होगी उससे हम एक नया प्रोडक्ट बना लेंगे, उसकी कॉस्ट इतनी होगी, प्रॉफिट इतना होगा। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि उससे जो मिल रहा है, तो फिर वो मतलब अफेक्ट करेगा आपके डिसीजन को, रिजल्टिंग इन सेविंग ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। इफ यस, बाइंग विल बी प्रेफरेबल एज द कंपोनेंट व्हिच कॉस्ट 6.25 इज अवेलेबल एट 5.75। ठीक है, अगर कैपेसिटी रिलीज हो रही है तो अलग केस है, बट इफ द रिलीज्ड कैपेसिटी, ये सब लिखना पड़ेगा आपको पेपर में, जितना भी आपको याद है अपनी लैंग्वेज में, कि किस किस अजम्पशन पर हम ये डिसीजन ले रहे हैं। इफ द रिलीज्ड कैपेसिटी कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, इट, ये पूरा 15 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है, इफ released capacity cannot be utilized, it should not be purchased but made by the firm। ठीक है, तो अगर वो कैपेसिटी जो बची वो बेकार जा रही है, तो फिर हमें पता है कि ₹5 और 5.75, तो बेटर है भैया हम खुद ही बनाते रहें। तो अब सेकंड पार्ट भी है, देखो इसका, एक बार उसे भी पढ़ते हैं। What would be your decision if the supplier offered the component at 4.85? ₹4.85 में बेचेगा तो आप क्या करोगे? तो फिर तो स्वाभाविक सी बात है, बाजार से खरीदेंगे, क्योंकि ₹5 की तो वेरिएबल कॉस्ट पड़ रही है बेटा हमको। तो ₹5 अपने क्यों लगाएंगे? फिक्स्ड कॉस्ट तो भूल ही जाओ। 5 के बदले ₹4.85 में बाजार में मिल रहा है, तो सेकंड पार्ट में हम बाजार से खरीद लेंगे। ठीक है, और जो कैपेसिटी रिलीज हुई, कोई बात नहीं, आराम करेंगे उसको, और कहीं यूज हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो रही है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमारे कितने 15 पैसे पर यूनिट बचेंगे इस केस में। तो इफ द प्राइस ऑफर्ड इज 4.85 पर यूनिट, देन द ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड एज देयर विल बी सेविंग ऑफ 15 पैसा पर यूनिट, इवन इफ द कैपेसिटी रिलीज कैन नॉट बी प्रॉफिटेबली एम्प्लॉयड। ठीक है, दिस इज सो बिकॉज द प्राइस ऑफर्ड इज लेस देन द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस केस में हम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो देखो 2 मिनट में रुका, ये सवाल तो हो गया पूरा, मेक और बाय। इसके बाद आपकी आएगी नेक्स्ट एप्लीकेशन, जो कि है कौन सी? प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। इसको भी 2 पार्ट में डिस्कस किया जाएगा डिटेल में। थोड़ा सा ये कल की फैक्टर मैंने इंट्रोड्यूस भी कर दिया था, वो इसमें काम आएगा। तो अगले 2 मिनट आपके स्क्रीन पर मेक और बाय रहने वाला है, इसको आप ध्यान से देख लें। 2 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अभी इतने जो कुछ आपको समझ आया तो चैट में लिखें क्लियर है, नहीं समझ आया तो चैट में लिखें नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया। और उसके बाद फिर हम अभी आके फोर्थ एप्लीकेशन करेंगे, लगभग 2-3 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं। और चैट में लिखते रहिए जरूर, इस बीच में चैट में जरूर लिखते रहिए। क्लियर है, 2 बच्चों का तो जवाब आ गया। ठीक है, ओके।
ठीक है, लगभग सभी बच्चों ने लिखा क्लियर है ना, कोई इशू नहीं है। ओके, तो अभी हम मैंने इन द मीन टाइम वही अपनी दो फाइल्स देखो, सिलेबस और वो खोली हैं, एक बार इसको देख लो। वेटेज वाली जैसे मैं दिखाया ही करता हूँ आपको, कल भी हमने दिखाया था, परसों भी इसी तरीके से। ये देखिए, तो ये तो आपकी वेटेज वाली फाइल है, यूनिट 3 लिखा हुआ है, इस टेबल में दिख रहा होगा ना सभी को, डिसीजन मेकिंग। और इसकी वेटेज कितनी है? 15, मार्क्स एलोकेशन 15, यही कह रहा था मैं। टोटल 75 का है, जिसमें से 75 में से 15 नंबर का। यूजुअली तीसरा सवाल आपका डिसीजन मेकिंग पर होता है पेपर में, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। दूसरा, सिलेबस इसका जब मैं दिखा रहा हूं कि इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना था, देखो पता हो ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए उसको। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो ये तो मैनेजमेंट में भी पढ़ते हो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, अभी टुवर्ड्स एंड में बताऊंगा भी। रेलेवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स बताया था ना हमने। वेरियस शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस। प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, ये अभी करना है, जो नेक्स्ट वाला मैं बता रहा था। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ स्पेशल एक्सपोर्ट ऑफर, ये देखो हम कर चुके हैं। बल्क ऑर्डर या एक्सपोर्ट ऑर्डर हमें मानना है या नहीं मानना है। मेक और बाय, ये हम कर चुके हैं। एडिशन और एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन, ये अभी हम करेंगे। सेल और प्रोसेस फर्दर, ये भी अभी करेंगे। ऑपरेट और शट डाउन, ये भी अभी करेंगे। फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये एक एक एप्लीकेशन, एक एक सवाल जो मैं करा रहा हूँ, ये सब आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, देखो इसको ढंग से हमें समझना है और करना है पेपर में, ठीक है। तो अब देखो, इस बैकग्राउंड के साथ हम बाकी अपने वही बची हुई एप्लीकेशंस पर आ जाते हैं। एक बार फिर देख लें, किसी ने कुछ और तो नहीं कहा चैट में। ओके, तो नाउ वी कैन कम टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन सी थी, देखो। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। प्रोडक्ट मिक्स की जरूरत कब पड़ेगी, जैसे अभी हमने बोला था एक्सप्लोर न्यू मार्केट की जरूरत कब पड़ेगी, जब हम आइडल कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन की कब जरूरत पड़ेगी, जब हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा, तो हमें सोचना पड़ेगा कि किस प्रोडक्ट की हम कितनी यूनिट्स बेचें। The problem of selecting a profitable mix of sales thus arises only when a business enterprise has a variety of product lines and each making a contribution of its own। तो variety of the product line, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हों, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं। द डिस्कशन ऑन द सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स मे बी डिस्कस्ड इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, व्हेन देयर इज नो की फैक्टर, अगर कोई की फैक्टर नहीं है, की फैक्टर मतलब लिमिटेड इन सप्लाई, द फैक्टर विच इज लिमिटेड इन सप्लाई, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। और दूसरा क्या है, व्हेन देयर इज अ की फैक्टर, तो जब कोई की फैक्टर नहीं है तो सिंपल कंट्रीब्यूशन आप देख लेंगे या प्रॉफिट आप देख लेंगे, उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि किस किस प्रोडक्ट की कितनी कितनी यूनिट बनाएं। तो जब कोई की फैक्टर नहीं होगा तो किसके बेसिस पर, कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर या प्रॉफिट के बेसिस पर, ठीक है। अगर प्रॉफिट को कब कंसीडर करना पड़ेगा, जब फिक्स्ड कॉस्ट वेरी हो रही होगी अलग अलग ऑप्शन में, देखो ये लिखा है सब यहाँ। The concept of key factor was explained okay when there is no key factor, the product mix that provides the highest amount of contribution is considered as the most profitable sales mix, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, कंट्रीब्यूशन होगा, वो सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ भी एक चीज ध्यान रखनी है, however when changes in the sales mix are associated with change in fixed cost, कभी वो बोलेगा मान लो ए बी को बेच रहे हो तो इतनी फिक्स्ड कॉस्ट है, ए बी सी को बेच रहे हो तो इतनी फिक्स्ड कॉस्ट है, तो फिर कंट्रीब्यूशन नहीं। जब फिक्स्ड कॉस्ट का फर्क पड़ रहा होगा तो हमें प्रॉफिट को ध्यान में रखना पड़ेगा। Then that sales mix which provides the highest profit is considered as most profitable sales mix। तो ये बात ध्यान रखनी है, जब कोई की फैक्टर नहीं है तो आप कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो रही है तो उस केस में आप फिर प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो रही है तो फिर आप प्रॉफिट के हिसाब से इस डिसीजन को लेंगे, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 6.5 है, देखो इसको हम पढ़ते हैं ध्यान से। द फॉलोइंग प्रोडक्शन सेल्स मिक्स आर कैपेबल ऑफ अचीवमेंट इन द फैक्ट्री। तो तीन ऑप्शन इसने पहले से ही बनाकर दिए हैं, 2000 यूनिट ऑफ ए, 2000 यूनिट ऑफ सी, या तो ऐसे बेच दो
या फिर 4000 यूनिट ऑफ बी बेच दो, या 1000 यूनिट ऑफ ए, 2000 यूनिट ऑफ बी एंड 1600 यूनिट्स ऑफ सी बेच दो। तो तीन ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली कौन सी ऑप्शन हम मानेंगे जिसमें हमारा प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा, या अगर फिक्स्ड कॉस्ट सेम है तीनों केस में तो कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा, वो भी ठीक है। लेकिन आप बेटर है प्रॉफिट को ही कंसीडर कर लो, तो कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी। तो हम सीधा सीधा किसको कंसीडर करेंगे, जिसका प्रॉफिट सबसे बेटर है, वो वाला सेल्स मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स हम ले लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें गिवन क्या है बोलो, कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल है 20, वेजिस है 8, तो 20 और 8 28, ऐसे ही वो 16 और 10 26, 40 और 20 60, फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 है, तो ये तो आखिर में घट जाएगी एक साथ। वेरिएबल ओवरहेड भी है बेटा 2 4 और 8, ठीक है। तो ए का अगर मैं बोलूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है पर यूनिट, 20 और 8 28 और 2 30, तो ए की हो गई 30, बी की बोलो 16 जमा 10 26 और 4 30, और सी की बोलो 40 20 60 और 8 68 68। तो ए बी सी तीनों की वेरिएबल कॉस्ट आ गई टोटल, ठीक है। सेलिंग प्राइस इनके दे रखे हैं 36 40 और 100, तो सेलिंग प्राइस में से हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे, तो क्या निकलेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करोगे तीनों ऑप्शन में कितनी कितनी यूनिट आप बेच रहे हो, तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकल आएगा, ऑप्शन 1 का, ऑप्शन 2 का, ऑप्शन 3 का। तो उसी में देख लो या तो सबसे बेस्ट कौन सा है, और नहीं तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट और घटा दो 20,000 की, तो प्रॉफिट आ जाएगा ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3। तो जिस ऑप्शन का प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा हम उस वाली ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जरा ध्यान से, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आपके सामने है, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, ये सब मैं कैलकुलेट करके बता रहा था ना। कंट्रीब्यूशन आ गया बेटा 6 10 और 32। तो अब पहली ऑप्शन में ए था, ए की 2000 बी की 2000, ए का कंट्रीब्यूशन है 6 रुपीज, तो 2000 इंटू 6, बी सी का कितना है 2000 यूनिट 32 रुपए के हिसाब से, तो 2000 इंटू 32 करोगे, तो 64 जमा 12 64 प्लस 12 76, फिक्स्ड कॉस्ट सब में सेम है। तो आप या तो कंट्रीब्यूशन पे डिसाइड कर लो या प्रॉफिट पे डिसाइड कर लो, सेम रिजल्ट आएगा। तो 76,000 में से 20,000 घटा देंगे तो कितना आएगा, 56,000। इसी तरह सेकंड ऑप्शन क्या है, 4,000 यूनिट बी वाली है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन देखो ये बस दिख रहा है आपको, और तीनों केस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में हो रहा है, थर्ड ऑप्शन में, 57,200, ठीक है। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड करना चाहिए, सी वाला, जिसमें ए बी सी तीनों बेच रहे हैं, ए की 1,000 यूनिट बेच रहे हैं, बी की 2,000 और सी की 1,600। तो बेसिकली अभी आपने क्या सीखा, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन लेते समय अगर हमें कोई की फैक्टर नहीं है, की फैक्टर मतलब द फैक्टर विच इज इन शॉर्ट सप्लाई, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, तो सिंपली हम कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर या प्रॉफिट के बेसिस पर भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मिक्स बेहतर है। क्योंकि इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट बदल नहीं रही थी बेटा, तीनों ऑप्शन में सेम थी, तो फिर हम कंट्रीब्यूशन बोले या प्रॉफिट बोले सेम रिजल्ट आएगा। अगर फिक्स्ड कॉस्ट वेरी हो रही होती, मान लो थर्ड ऑप्शन में वो कहता फिक्स्ड कॉस्ट 25,000 है, बाकी दोनों में 20,000 है, तब हम सिर्फ प्रॉफिट को ही ध्यान रखते, ये जो अभी मैंने ऊपर थ्योरी में भी समझाया था। तो अगले 2 मिनट देखो ये स्क्रीन पर रहेगा। तो थर्ड सेल्स मिक्स बेस्ट है, तो प्रोडक्ट मिक्स या सेल्स मिक्स डिसीजन ये भी एक एप्लीकेशन है, इसको दो पार्ट में डिस्कस करना है। पहला पार्ट क्या था, जब कोई हमारा की फैक्टर नहीं है, ये अभी हमने वो डिस्कस किया। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जब की फैक्टर है, तो की फैक्टर है तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर निकालेंगे, जैसा मैंने कल भी एक सवाल कराया था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, और एलोकेशन उसके हिसाब से करेंगे, जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर सबसे ज्यादा होगा, पहले उसको ज्यादा प्रोडक्ट हम मतलब उसको ज्यादा बनाएंगे, पूरा बनाएंगे, तो फिर उसी रैंक में उसको बांटेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए देखो ये स्क्रीन पर है आपके सवाल, ध्यान से बेटा देख लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो। क्लियर है तो फटाफट चैट में सभी बच्चे लिखेंगे क्लियर है, और कोई डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें ये बात नहीं समझ आ रही।
हाँ जी बेटा, पढ़ लिया? देखें किसी को कुछ पूछना है, ये सबको समझ आ रहा है? बेटा क्लियर है तो क्लियर है लिखो। 6:19 पर लिखा है, 3-4 बच्चों ने लिखा है। ओके, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं। देखो, दूसरा वाला इसका थोड़ा रिलेटिवली डिफिकल्ट है, उसको और ध्यान से समझेंगे। कल हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, एक बार समझो ध्यान से। When there is a key factor का क्या मतलब होता है? When a key factor is operating, selection of most profitable sales mix is based on contribution per unit of key factor। तो की फैक्टर की एक यूनिट के हिसाब से कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है। The product which makes the highest amount of contribution per unit of key factor is the most profitable one। तो उसको सबसे पहले बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट को बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट को बनाएंगे। तो अब देखो एग्जाम्पल पढ़ोगे तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब पढ़िए एक बार ध्यान से। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स, द बजटेड क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस एंड यूनिट कॉस्ट आर एज फॉलोज। तो डायरेक्ट ये रॉ मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड, तो ये तीनों तो वेरिएबल है, फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड प्रोडक्शन इन यूनिट्स। अभी जो बजट जिसके बेसिस पर ये सब निकाला है 6400, 3200, 2400 यूनिट्स का है। सेलिंग प्राइस कितने का है बेटा? 140, 120 और 90। आपसे क्या चाहता है? प्रेजेंट है स्टेटमेंट ऑफ बजटेड प्रॉफिट। तो पहले तो प्रेजेंट सिचुएशन में कितना प्रॉफिट हो रहा है वो निकाल लो। तो वो तो सिंपल ही है, उसमें क्या दिक्कत है? देखो सीधा सीधा करोगे क्या। अभी आप कितनी यूनिट बना रहे हो? 6400, 3200 और 2400। सेलिंग प्राइस कितने का है? 140, 120 और 90। तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो सेल्स निकल आएगी। देखो, प्रोडक्ट ए की सेल्स आ गई 8,96,000, प्रोडक्ट बी की 384 और प्रोडक्ट सी की 2,16,000। तो टोटल सेल्स निकल गई बेटा 14,96,000। अब मटेरियल वाली वो जो वेरिएबल कॉस्ट है, देखो एक एक करके। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी दे रखी थी? ये है ना 80, 40 और 20। तो 80 को 6400 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को 3200 से और 20 को 2400 से। तो वेरिए मतलब रॉ मटेरियल आ जाएगा। इसी तरह वेजेस जब निकालोगे तो आप 6400 को 5 से करोगे, 3200 को 15 से करोगे, 2400 को 10 से करोगे, तो वेजेस निकल आएगा। ठीक है, इसी तरीके से वेरिएबल ओवरहेड जब निकालोगे तो क्या करोगे? 6400 इंटू 10, 3200 इंटू 30 और 2400 इंटू 20। तो ये तीनों वेरिएबल कॉस्ट देखो पहले इसने लिख रखी है, इसको समझ लो। वेरिएबल रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड, ये तीनों कॉस्ट कैसे निकली है मैंने समझाया। तो तीनों, ए की जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 6,08,000, बी की टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2,72,000, सी की टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000। तीनों को जोड़ लेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनी? 10 लाख रुपीस की। कितनी? 10 लाख रुपीस की। तो अब ये हुआ आपका 1496 में से हम 10 लाख क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कंट्रीब्यूशन आ गया बेटा 4,96,000 का। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालोगे? वो बजटेड प्रोडक्शन पर ही निकलेगी। बजटेड प्रोडक्शन है 6400। तो ए की है 9 रुपीज, बी की 22, सी की 18। तो 6400 इंटू 9 प्लस 3200 इंटू 22 प्लस 2400 इंटू 18। जब ये करोगे तो आपकी निकल कर आएगी फिक्स्ड कॉस्ट। देखो ये नीचे इसने कैलकुलेशन दिखा रखी है, 6400 इंटू 9, 3200 इंटू 22, 2400 इंटू 18। तो अभी हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितने की है? 1,71,200 की। तो जो कंट्रीब्यूशन निकला था बेटा उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को घटा दिया तो प्रॉफिट निकल आया। अभी इसमें की फैक्टर की कोई बात नहीं हुई, प्रोडक्ट मिक्स की कोई बात नहीं हुई। अभी सिंपल जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ये बोल रहा है पहले प्रेजेंट सिचुएशन में आप बताइए कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप एक्चुअली। ठीक है, तो 2 मिनट देखो, ये 1 से 2 मिनट स्क्रीन पर रहेगा। अभी एक बार इसको ठीक से सवाल को देख लो, क्या क्वेश्चन था। और फर्स्ट पार्ट हमने इसका किया है, प्रेजेंट है स्टेटमेंट ऑफ बजटेड प्रॉफिट। अभी जो चल रहा है वो क्या है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड पार्ट में क्या चाहता है? सेट ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स एंड डिटरमाइन द प्रॉफिट इफ द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इज रेस्ट्रिक्टेड टू 18,400 केजी। तो सेकंड पार्ट में क्या इशू है? अब हमें बताना है कि अभी तक तो हमने बजटेड पे निकाला था ना, ए को बेचेंगे 6400 यूनिट, बी को बेचेंगे 3200 यूनिट, सी को बेचेंगे 2400 यूनिट। सेकंड पार्ट में हमें क्या चाहिए?
ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स निकालो। अगर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल है 18,400, अब रॉ मटेरियल को लिमिटेड कर दिया, फिक्स कर दिया कि 18,400 केजी से ज्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा। तो आपने जो कंट्रीब्यूशन निकाला था उसको अब किससे डिवाइड करना पड़ेगा? रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ ए, पर यूनिट ऑफ बी, पर यूनिट ऑफ सी, अभी करके दिखाएंगे। तो उससे निकलेगा क्या? कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। अभी तो क्या निकला था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब वो केजी ये कैसे बनेगा? देखो ये समझ लो, रॉ मटेरियल है 20 रुपए पर केजी। क्या लिखा है बेटा? 20 रुपीज पर केजी। ए की कॉस्ट है 80 रुपए, तो 20 रुपए किलो है, तो 4 किलो रॉ मटेरियल यूज होता है यूनिट में बोलूं तो। बी में बोलो 40/20, तो 2 किलो यूज होता है। सी में बोलो 20/20, तो 1 होता है। तो क्या समझ में आया? 4, 2 और 1। प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 4 केजी रॉ मटेरियल यूज होता है। प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए 2 केजी रॉ मटेरियल यूज होता है। प्रोडक्ट सी को बनाने के लिए 1 केजी रॉ मटेरियल यूज होता है। तो जो अभी हमने कॉन्ट्रीब्यूशन निकाले थे ना, उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? ए वाले को 4 से, बी वाले को 2 से, सी वाले को 1 से। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक बार देखिए ध्यान से, कहां पर थे हम? देखिए सेकंड पार्ट के लिए बेटा। तो ये रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ आउटपुट मैंने बताया था ना, 4 केजी, 2 केजी, 1 केजी। टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्रेजेंट सिचुएशन में हम कितना कंज्यूम कर रहे थे? 6400 इंटू 4। अभी जो 6400, 3200, 2400 बना रहे थे ना बेटा, तो 6400 गुना 4 25,600, 3200 गुना 2 6400, 2400 गुना 1 2400, ठीक है? तो अभी हम ये यूज कर रहे थे, इसने थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से निकाला है, लेकिन आप वैसे भी कर दो। देखो जैसे मैंने बताया था, कंट्रीब्यूशन ऊपर हमने टोटल निकाला है या पर यूनिट निकाला है? देखो, अच्छा वो टोटल में है फिगर्स, पर यूनिट में नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसने टोटल रॉ मटेरियल से डिवाइड किया है फिर। तो अभी क्या था आपका? टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड तो समझ आ रहा है ना, 25,600, 6400 और 2400। और कंट्रीब्यूशन अभी हमने ऊपर निकाला था ना, 288, 112 और 96। अगर वो पर यूनिट में निकाला होता तो 421 से डिवाइड करते, लेकिन कंट्रीब्यूशन हमने टोटल निकाल रखा है। क्या निकाल रखा है बोलो? कंट्रीब्यूशन हमने टोटल निकाल रखा है। कहां पर? ये जो था देखो, 288, 288, 112, 96। तो इसको डिवाइड कर देंगे, कितने कितनी रॉ मटेरियल हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो 288 को देखो ए वाले रॉ मटेरियल से डिवाइड किया, ए वाला 25,600 यूज हो रहा था। दूसरा क्या है बेटा? 112, उसको बी वाले से डिवाइड किया 6400। और सी का कितना है? 96,000, उसको किससे डिवाइड किया? सी वाला कितना रॉ मटेरियल यूज कर रहा है? 2400। तो इससे निकल कर आया 11.25, 17.50, 40। तो अगर रॉ मटेरियल मेरा की फैक्टर है, तो देखो कंट्रीब्यूशन अब ये निकल आया है पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है? तो ए को बनाने के लिए 1 किलो से 11 रुपए 25 पैसे मिलते हैं। बी को बनाने में 1 किलो रॉ मटेरियल से 17 रुपए 50 पैसे मिलते हैं। सी को बनाने के लिए 1 किलो मटेरियल से 40 रुपए मिलते हैं। तो जब रॉ मटेरियल लिमिटेड है तो सबसे बेस्ट है सी मेरे लिए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है। सेकंड नंबर पर बी है मेरे लिए, और थर्ड नंबर पर ए है। तो 40, 17.50, 11.25, ठीक है? तो अब इसी ऑर्डर में हम अपना जो वो कह रहा था ना 18,400 कितना अवेलेबल है रॉ मटेरियल, उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे बेटा? सी, जितना ज्यादा से ज्यादा बना पाएंगे। उसके बाद मटेरियल बचेगा तो बी बनाएंगे। उसके बाद भी मटेरियल बचेगा तो ए बनाएंगे, ठीक है? तो अब ये देखो कैसे कैलकुलेट होता है। सबसे पहले रैंक 1 है सी की। सी की बजटेड यूनिट थी 2400। देखो वो शुरू में हम कर रहे हैं बार बार। सी की बजटेड यूनिट है 2400, बी की है 3200, ए की है 6400। तो सी की ज्यादा से ज्यादा 2400 आप बना सकते हैं। और एक यूनिट को बनाने में 1 किलो ही चाहिए था, इसको 2 किलो चाहिए था, इसको 4 किलो चाहिए था। ऐसा मैंने समझाया था ना। तो 2400 यूनिट बनाएंगे तो 1 केजी के हिसाब से 2400 गुना 1, तो 2400 किलो में माल लगेगा यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास कितना है? 18,400। तो अभी तो 16,000 किलो बचा रह गया हमारे पास। बी को बनाना है 3200 यूनिट ज्यादा से ज्यादा। एक यूनिट के लिए 2 किलो चाहिए, तो हम कितनी पूरा 6400 किलो माल यहाँ लगा सकते हैं। कितना लगा सकते हैं बेटा? 6400। 16,000 बचा था ना, 16,000 में से 6400 यहाँ लगा दिया। तो अब हमारे पास बचा है 9600। कितना बचा है? 9600। तो ये जो 9600 बचा है, ये पूरा का पूरा ए को बनाने में लगा देंगे।
ए की वैसे तो कितनी यूनिट बन सकती थी, 6400। 6400 गुना 4 करें तो हमें 25,600 का रॉ मटेरियल चाहिए। उतना है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास है 9600 किलो का रॉ मटेरियल। तो वो सिर्फ हम 4 केजी के हिसाब से अगर देखें, 9600 को बेटा 4 से डिवाइड करो तो 2400 आएगा। इसका मतलब एक ही मैक्सिमम हम 2400 यूनिट बना सकते हैं। वैसे तो हम 6400 बना सकते थे, लेकिन जब की फैक्टर है रॉ मटेरियल, उसको ध्यान में रखते हुए एक ही हम मैक्सिमम 2400 यूनिट बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट सी की कितनी बोलो, 2400, प्रोडक्ट बी की कितनी, 3200, और प्रोडक्ट ए की हालांकि 6400 बन सकती थी, लेकिन हम मैक्सिमम कितनी बनाएंगे, 2400 यूनिट बनाएंगे। तो उसमें हमारा पूरा 18,400 केजी का रॉ मटेरियल खप जाएगा। ठीक है, तो ये हमने प्रोडक्ट मिक्स सजेस्ट किया। ठीक है, यही एप्लीकेशन थी ना, की फैक्टर है तो प्रोडक्ट मिक्स क्या रहेगा। अब इसका भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। दस द सजेस्टेड प्रोडक्ट मिक्स विल बी, ए का 2400 बनेगा, बी पूरा 3200 बन रहा है, सी पूरा 2400 बन रहा है। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, इनके मल्टीप्लाई कर दिया आपने किससे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। वो ऊपर हमने शायद निकाला भी था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर नहीं निकाला था तो निकाल लो बेटा। कैसे निकलेगा वो, जो इसमें आपने निकाला था ना कंट्रीब्यूट, या इसने वही रॉ मटेरियल वाले से कर लिया होगा, पर केजी के हिसाब से कर लिया होगा। दोनों ऑप्शन है, या तो रॉ मटेरियल के हिसाब से या यूनिट के हिसाब से। देखो इसने किससे किया है, नहीं यूनिट के हिसाब से ही किया है। 45, 35 एंड 40। तो ये 45 निकाला होगा। देखो कंट्रीब्यूशन कितना है, एक का बता देते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन किसका, देखो यहाँ पर सी का कितना है बेटा, 96,000। कितना है, 96,000। और इसकी कितनी यूनिट आप बना रहे थे, 2400। तो 2400 से इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, 96,000 डिवाइडेड बाई 2400। तो वो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, अब एक बार वापस आते हैं, देखिए कहां पर थे हम। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ए का 45 से किया है, वो 40 ही आएगा जो अभी मैं बोल रहा था आपको। ठीक है, ए का 45 से मल्टीप्लाई किया है, बी का 35 से, और सी का 40 से। ठीक है, 40 कैसे निकला है, ये यहाँ से देख लो, फिर दोबारा एक एक दिखा देते हैं। 40 कहां से निकला है, ये डिवाइड करके देखना, 96,000 डिवाइडेड बाई 2400। देखो 96,000 96,000 डिवाइडेड बाई 2400। तो बेटा ये 40 आ रहा है। ठीक है, मैंने भी वेरीफाई कर लिया, ये 40 यहां से निकला है। और इसी तरीके से उसका बी का कैसे निकलेगा, अभी फिक्स कंट्रीब्यूशन कितना दिख रहा है आपको, 1,12,000, और यूनिट बना रहे हो 3200, तो 3200 से डिवाइड करेंगे। ए का कैसे निकलेगा, 288 है, उसको 6400 से डिवाइड करेंगे, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकलेगा। ये हमें ऊपर ही निकाल लेना चाहिए था। तो अब लेकिन बाद में निकाला है इन्होंने, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया 3,16,000। उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगी, प्रोडक्ट मिक्स के बदलने से फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर निकाली थी ना बेटा 1,71,200, तो ये पूरी की पूरी फिक्स्ड कॉस्ट हम घटा देंगे, 1,71,200। तो प्रॉफिट आ जाएगा 1,44,800। ठीक है, तो वैसे मेरा प्रॉफिट कितना था, जो बजटेड केस में मैं काम कर रहा था उसमें मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा था, 3,24,800। क्यों ज्यादा था, क्योंकि कोई लिमिटेशन ही नहीं थी, रॉ मटेरियल जितना मर्जी लगा सकते थे। हमने कितना सारा रॉ मटेरियल लगाया था, 25,600 इसमें, 6400 इसमें, 2400 इसमें, तो इतना सारा लगाया था। अब तो लेकिन टोटल ही 18,400 है। तो जब रॉ मटेरियल कम पड़ गया तो स्वाभाविक सी बात है प्रॉफिट भी कम होगा। लेकिन जो प्रोडक्ट मिक्स हमने बनाया है उसमें प्रॉफिट हर कंडीशन में सबसे ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है, तो अगले 2 मिनट देखो, इसको ध्यान से देखो। क्लियर है तो बेटा चैट में लिखना क्लियर है, और कोई डाउट है तो बिल्कुल लिखो कि क्या डाउट है, ताकि हम उसको बता पाए। ये की फैक्टर वाला है, मैंने शुरू करने से पहले ही बताया था, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, तो बजटेड वाला तो हो ही गया था। की फैक्टर वाला देखो समझो, इसमें अगर कोई आपको डाउट आ रहा है तो प्रिसाइसली लिख दो कि सर ये बात नहीं समझ में आ रही।
और क्लियर है तो जरूर क्लियर है लिखते रहो, वो कम्युनिकेशन को कंप्लीट करता है कि मैं बोल रहा हूं आप जवाब दे रहे हैं तो मतलब समझ आ रहा है या नहीं पता चल रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशंस कैसे निकले हैं ये भी बताया मैंने ऊपर। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशंस फर्स्ट पार्ट में जो निकले थे उसको कितनी कितनी यूनिट बनाई थी उससे डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स क्या बना, सी को पूरा 2400 बनाओ, बी को 3200 बनाओ। ए बन तो ज्यादा सकता था लेकिन रॉ मटेरियल सिर्फ 2400 यूनिट के लिए अवेलेबल है तो इतना ही बनाएंगे। इसके बाद अगली एप्लीकेशन आ रही है, देखो प्लांट शटडाउन डिसीजन। शटडाउन और कंटिन्यू था ना एक, तो उसको अभी इसमें डिस्कस करना है। उससे पहले जरा हम देख लें कि आपका कोई इशू है, किसी ने कुछ लिखा चैट में। क्लियर क्लियर, ठीक है, सबको समझ आ रहा है, शाबाश, वेरी गुड। अब फिर वापस आ जाते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पर, शटडाउन और कंटिन्यू। इसमें क्या मतलब है बेटा, टेम्परेरी शटडाउन करें या ना करें। जैसे जब कोरोना आया था तो डिमांड तो आ नहीं रही थी, तो उस केस में हम शटडाउन करें या ना करें, हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, लॉस हो रहा है, तो फिर उसमें भी वही एक ही बात समझनी है। जब तक हम वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहे हैं तो कंटिन्यू करना बेहतर होता है, क्योंकि एक बार बंद करते हैं तो कस्टमर भी लूज हो जाते हैं, दोबारा उनको लाना मुश्किल हो जाता है। ये तो है शॉर्ट टर्म सिचुएशन, टेम्परेरी सिचुएशन। लॉन्ग रन में तो कब तक चलाओगे, अगर आपको नुकसान हो रहा है तो फिर तो बंद ही करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कुछ समय के लिए हम कंटिन्यू रख रख सकते हैं, अगर हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहे हैं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिर वही है, चलती रहेगी चाहे हम शटडाउन करें या ना करें। शॉर्ट रन में जितना कमिटेड है, वही पुराना जो मशीन थी मेरी उसकी डेप्रिसिएशन का क्या करोगे, वो तो चलेगी ना। आप बंद भी कर दोगे, प्लांट को बंद कर दोगे, जो मैनेजर को सैलरी देनी थी वो तो देनी पड़ेगी, उसको एकदम निकाल नहीं सकते हो नौकरी से। तो टेम्परेरी केस में तो हमें वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, लेकिन परमानेंट केस में हमें शट डाउन करना ही उचित होगा अगर लॉसेस हो रहे हैं और हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट देखो यहाँ लिखा है, एक एग्जाम्पल है, देखिए इसको हम पढ़ देते हैं, समझा देते हैं। A manufacturing company supplies you the following information. नॉर्मल कैपेसिटी है 10,000 यूनिट की, फिक्स्ड कॉस्ट है बेटा 1 लाख, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट मतलब वेरिएबल कॉस्ट है 75, सेलिंग प्राइस है 80, ठीक है। तो अभी देखूं तो कॉस्ट कितनी पड़ रही है मेरी, देखो फिक्स्ड कॉस्ट है 1,10,000 यूनिट बनाता हूं तो 10 रुपए की हो गई ना, और वेरिएबल कॉस्ट है 75, तो 75 और 10 85, तो अभी कॉस्ट पड़ गई है 85 पर यूनिट और बिकेगा 80 में। तो यहीं पर समस्या हो रही है कि बेचूं या ना बेचूं, ठीक है। एस्टिमेटेड सेल्स वॉल्यूम एट दिस सेलिंग प्राइस, 5,000 यूनिट में बेच सकता हूं, ठीक, ये कह रहा है। तो टोटल सेल्स अगर मैं बेचूं 5,000 यूनिट 80 रुपए के हिसाब से तो 4 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन इस 5,000 यूनिट की बेटा मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी, 75 रुपए के हिसाब से 3,75,000, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आया 25,000 का, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट है 1 लाख की, तो एक्चुअली इसमें मुझे लॉस होगा 75,000। अगर मैं अपने प्लांट को जारी रखूं, इसको बेचूं, तो मुझे 75,000 का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 75,000 का। और अगर मैं अपने प्लांट को बंद कर दूं तो क्या होगा, बनाऊंगा तो नहीं लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो होगी ना बेटा, वही जो पहले एग्जांपल में जब हमने बताया था, 1 लाख की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो चलती रहेगी। तो अगर हम बंद कर देंगे तो 1 लाख का लॉस होगा, चलाने से मुझे क्या हो रहा है, 75,000 का लॉस हो रहा है। तो क्या बेटर है मेरे लिए, चलाते रहना। तो यही है शटडाउन और कंटिन्यू। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो देखो हम पूरी कवर कर रहे हैं, 75 की वेरिएबल है, सेलिंग प्राइस है 80, 5 रुपए कम से कम हम फिक्स्ड कॉस्ट के भी कवर कर रहे हैं, तो हमारे लिए चलाते रहना बेहतर है। तो यही कुछ लिखा हुआ है, देखो यही एग्जाम्पल था इसका। तो 1 मिनट के लिए इसको ढंग से समझ लो, ये शट डाउन और कंटिन्यू हो गया आपका, ठीक। तो इसके बाद अगली एप्लीकेशन है एक एडिंग और ड्रॉपिंग अ प्रोडक्ट लाइन। तो अभी ये भी सिलेबस में कहीं लिखा था कि प्रोडक्ट लाइन नई हम लगाएं या ना लगाएं, तो उसको हम डिसाइड कैसे करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, देखेंगे कि उसको नए प्रोडक्ट को बेचने से प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हम बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, ठीक है।
एक बार इसी को पहले देखो, शट डाउन और कंटिन्यू। अगर ये क्लियर है तो लिखो क्लियर है, कोई डाउट है तो लिखो डाउट है, ताकि फिर हम अगला प्रोसीड करें। क्लियर है तो प्रोसीड करें, डाउट है तो आपका डाउट रिजॉल्व करें। देखें चैट में क्या जवाब आया। 840 पर क्लियर क्लियर दो बच्चों ने लिखा है, हैं? बाकी डन, क्लियर, ठीक है। चार पांच भी जवाब आ जाते हैं ना तो समझ आता है कि चलो सुन रहे हो, वेरी गुड। तो हम कहां पर आए अब इसके बाद? एडिंग और ड्रॉपिंग अ प्रोडक्ट लाइन। देखो इसको समझो। तो इन अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, प्रोडक्ट लाइन को जोड़ना या घटाना है तो ये भी कहीं ना कहीं उसी केस में होगा जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट हम बना रहे होंगे। तो इन अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी द मैनेजमेंट में हैव टू डिसाइड ऑन एडिंग और ड्रॉपिंग अ प्रोडक्ट लाइन। व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट लाइन इज एडिड, अगर एक नई लाइन ऐड करनी है, इट्स सेल्स एंड सर्टेन कॉस्ट विल आल्सो बी इंक्रीज्ड। मतलब ठीक है, माल बिकेगा, कुछ कॉस्ट भी बढ़ेगी। एंड रिवर्स विल हैपन व्हेन अ प्रोडक्ट लाइन इज ड्रॉप्ड। अगर किसी को ड्रॉप करेंगे तो बेटा सेल्स भी कम होगी और स्वाभाविक सी बात है कॉस्ट भी कम होगी। इन ऑर्डर टू अराइव एट सच अ डिसीजन, द मैनेजमेंट शुड कंपेयर द डिफरेंशियल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड स्टडी इट्स इफेक्ट ऑन द ओवरऑल प्रॉफिट पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो आपको देखना पड़ेगा कि कॉस्ट कितनी चेंज हो रही है और रेवेन्यू कितनी चेंज हो रही है, अगर हम कोई लाइन ऐड कर रहे हैं या ड्रॉप कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल है यहाँ स्क्रीन पर। द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज थिंकिंग वेदर इट शुड ड्रॉप वन आइटम फ्रॉम द प्रोडक्ट लाइन एंड रिप्लेस इट विद अनदर। एक आइटम को ड्रॉप करके दूसरी ऐड करें या ना करें, ये सवाल है। गिवन बिलो आर द प्रेजेंट कॉस्ट एंड आउटपुट डेटा। तो अभी बुक शेल्फ बनाते हो आप, टेबल बनाते हो, बेड बनाते हो, प्राइस है इनके, प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस 60, 100 एंड 200। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है बेटा 40, 60, 120। परसेंटेज ऑफ सेल्स, मतलब वो जो प्रोडक्ट मिक्स की बात कर रहे थे, तो सेल्स नीचे दे रखी है ना 25 लाख, तो 25 लाख का 30% तो हम बुक शेल्फ बेचते हैं। 25 तो कितना हुआ, 7,50,000 रुपए। 25 लाख का 20%, 5 लाख रुपए का हम टेबल बेचते हैं, और 50% मतलब 12,50,000 का हम बेड बेचते हैं। तो ये तो हो गई बात एक, ठीक है। तो कितने कितने का बेचते हैं, ये वो बात आई। ठीक, तो अब देखो नीचे क्या कहता है, 10 फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे रखी है 7,50,000। द चेंज अंडर कंसीडरेशन कंसिस्ट इन ड्रॉपिंग द लाइन ऑफ टेबल्स एंड एडिंग द लाइन ऑफ कैबिनेट। टेबल को छोड़ के अब हम चाहते हैं कैबिनेट्स बनाना। If this change is made, the manufacturer forecast the following cost and output data। तो बुक शेल्फ चलता रहेगा, कैबिनेट आ जाएगा टेबल के बदले, बेड चलता रहेगा। प्राइस अब होगा, देखो बुक शेल्फ का तो 60 का 60 ही रहेगा, कैबिनेट का 160 है, और बेड का 200 का 200 ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट देखो, बुक शेल्फ की 40 की 40 रहेगी, कैबिनेट की है 60, और बेड की 120 की 120 ही रहेगी। बट अब परसेंटेज ऑफ सेल्स बदल गया, पहले बुक शेल्फ आप 30% बेचते थे, अब 50% बेचोगे। और अब सेल्स भी बदल गई, पहले 25 लाख की सेल्स थी, अब आपकी 26 लाख की सेल्स है। तो 26 लाख का 50% मतलब 13 लाख का बुक शेल्फ बिकेगा। 26 लाख का 10% मतलब 2,60,000 का कैबिनेट बिकेगा। 26 लाख का 40% जो आएगा वो बेड बिकेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन अभी हम सारी करेंगे। शुड दिस प्रपोजल बी एक्सेप्टेड, कमेंट। तो अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो हम कहेंगे ठीक है बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करो, और प्रॉफिट घट रहा होगा तो बोलेंगे नहीं एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो पहले तो प्रेजेंट सिचुएशन का प्रॉफिट निकालेंगे, फिर फ्यूचर सिचुएशन का प्रॉफिट निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो एक बार पढ़ो, कंपैरेटिव प्रॉफिट स्टेटमेंट। तो सेल्स, ये अभी वही जो परसेंटेज कर करके मैं बता रहा था, तो सेल्स अभी बुक शेल्फ टेबल बेड की कितनी कितनी है, प्रपोज सिचुएशन में कितनी कितनी होगी। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकली है, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक समझ लो बेटा, ये 5 लाख कैसे आया, वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख कैसे आया बुक शेल्फ का प्रेजेंट केस में, एक समझ लो। तो देखो बेटा, बुक शेल्फ की अभी सेल्स कितनी थी,
25 लाख का 30%, तो कितना आया था? 7,50,000। ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस था 60, तो हम पर यूनिट निकालेंगे तो 7,50,000 को 60 से डिवाइड कर दें, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 40 इंटू 40 कर दें, तो उससे वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है, सेल्स हमारी है बेटा कितने की? 25 लाख का 30%, तो वो आएगा 7,50,000। 7,50,000 रुपए का माल बेचा, 60 रुपए के हिसाब से बेचा। तो आप बोलो, देखो मैं कैलकुलेट करता हूं, आप भी करिए। हमने क्या किया है? 7,50,000 का माल बेचा है, और कितने रुपए के हिसाब से बेचा है? बोलो, 60 रुपए के हिसाब से। तो इसका मतलब कितनी यूनिट बेची है? 12,500। कितनी यूनिट बेची है? बोलो, 12,500। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 40, तो अब इसको 40 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आएगी 5 लाख रुपए। इसी तरीके से सारा काम होना है। तो एक समझ गए तो सारी समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने देखो एक कैलकुलेट करके आराम से समझा दिया। ये वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख कैसे आई है बता दिया। इसी तरह हर बार क्या करना? प्राइस से डिवाइड करना। ये जो सेल्स आपको दे रखी है, प्राइस से डिवाइड करना तो यूनिट आ जाएगी, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है। तो इसी तरह ये तीनों वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो प्रेजेंट सिचुएशन में 15,50,000, और प्रपोज सिचुएशन में 15,88,167। कॉन्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन है बेटा 9,50,000, फ्यूचर कंट्रीब्यूशन है 10,11,833। फिक्स्ड कॉस्ट दोनों में 7,50,000 7,50,000 है। तो अभी प्रॉफिट है 2 लाख, फिर हो जाएगा 2,61,833। ये एक तीन फालतू लिख दिया इन्होंने। तो कितने का फायदा हो रहा है मुझे? 61,833 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू वो तो बस ठीक है, सीधा सीधा मैंने बता दिया हमें कितने का फायदा हो रहा है, 61,833 का। तो हमें ये प्रोडक्ट लाइन चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो आंसर है बिल्कुल करनी चाहिए। टोटल प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड बाय 61,833 फ्रॉम 2 लाख टू 261,833 बाय एक्सेप्टिंग द प्रपोजल। प्रपोजल एक्सेप्ट करने से हमारा प्रॉफिट 61,833 रुपए बढ़ गया है। Thus, the proposal to drop the line of table and add the line of cabinet should be accepted। और वो जो मैं बता रहा था वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकल रही है, वो ये कैलकुलेशन है। एक एक को पकड़ो, सेलिंग प्राइस से डिवाइड करो बेटा, और वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो उससे आपका ये कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए रुका मैं, 1 से 2 मिनट। आपके स्क्रीन पर ये सवाल है, इसको बिल्कुल ढंग से देखें। ये भी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, एडिंग और ड्रॉपिंग अ प्रोडक्ट लाइन। एक प्रोडक्ट लाइन को ऐड करना है या ड्रॉप करना है, तो वो किस चीज पे निर्भर करेगा कि उसको ऐड करके या ड्रॉप करके हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो हम उसको ऐड ड्रॉप करेंगे, और प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सॉल्यूशन को ध्यान से देखो, और क्लियर है तो वही चैट में सबका लिखा आना चाहिए क्लियर है, और डाउट है तो बेटा लिखेंगे कि क्या डाउट है। इन द मीन टाइम अपनी चैट में लिखते रहिए, अगर कोई डाउट है और क्लियर है तो क्लियर है लिखिएगा।
नहीं बेटा, पीडीएफ हम शेयर नहीं कर सकते हैं, वो तो आपको या तो बुक परचेज करनी है, या जैसा मैं कहता हूँ कि जो रेलिवेंट आपको काम की चीज लग रही है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारा है, एक एक शब्द जो मैंने बोला है ना, जब पेपर लिखोगे, अगर आपने मुझे ध्यान से सुना है तो आपको याद आएगा उस समय पर कि हाँ सर ने ये वाली बात बताई थी, ऐसे बताई थी, और ये हमें पेपर में इस तरीके से काम आ रही है। ऑथर का नाम बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय एम एन अरोड़ा, एम एन अरोड़ा। हिमालय पब्लिकेशन की है ये, हिमालय पब्लिकेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय एम एन अरोड़ा। लगभग 90% हम इसी का यूज करते हैं। रिकॉर्डिंग सब अपलोड हो जाएंगी, चिंता ना करें आप। एसओएल का स्टाफ एकदम डेडिकेटेड है, ये कर देंगे। अभी इतनी सारी क्लासेस हो रही हैं, रोज हो रही हैं, तो हो सकता है कुछ मतलब समय लगेगा, लेकिन आपको ये सारी ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डिंग के साथ इसीलिए दी जा रही हैं कि आप इनकी रिकॉर्डिंग को कभी भी एक्सेस कर लें। ये आपको मिल जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए इसके लिए। ओल्ड भी चल जाएगी, 2 3 4 साल पुरानी हो, कोई इश्यू नहीं है। एमएन अरोड़ा की मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ नहीं बदलता है, ठीक है। तो 2 3 साल से ज्यादा पुरानी मत लेना, चल जाएगी, बिल्कुल चल जाएगी। अनम्यूट करने के लिए तो हम एसओएल स्टाफ होगा उनको रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो पॉसिबल होगा तो कर देंगे बेटा, नहीं तो चैट में ही लिखकर काम चलाइए, ठीक है। अभी और पढ़ना है हमें लगभग 10 मिनट। तो कहाँ पर थे हम, देखो वापस आते हैं अपने पीडीएफ पर। इसके बाद ये थोड़ा-सा कंटेंट महेश्वरी मित्तल की बुक से है, ठीक है? तो थोड़ा-सा बस 2 4 पेज ही लेता हूँ हर यूनिट में, मेजर एमएन अरोड़ा से ही लेता हूँ। तो डिसीजन मेकिंग मैंने समझा ही दिया आपको, अब समय भी कम है तो इस पे समय नहीं लगाना है। एक सिलेबस में लिखा था स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग, तो ये मैनेजमेंट में भी पढ़ा था आपने। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, स्पेलिंग आउट द अल्टरनेटिव, डिटरमाइनिंग इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स एंड देन मिड टर्म अप्रेज़ल। तो ये कुछ स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैं, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना, ठीक। पढ़ा भी हुआ है आपने। और अभी हमने इतने सारे एग्जांपल्स किए, उसमें ये बार बार हमने डिस्कस किया रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, इरेलीवेंट कॉस्ट क्या है। तो जैसे मैंने बोला था ना, पास्ट कमिटेड कॉस्ट वो इरेलीवेंट होती है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो रेलेवेंट एंड इरेलीवेंट कॉस्ट, ये थोड़ा सा इन्होंने और दूसरे स्टाइल में लिखा हुआ है कि कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है, कौन सी इरेलीवेंट है। तो इसको आप देखना चाहें तो एक बार देख लें, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन रह गई है, मैं वो कवर करना चाह रहा हूँ अगले 7 8 मिनट में। देखो एक ही रह गई है, बाकी 100% यूनिट हमने कवर कर ली। एक सिलेबस में कहीं लिखा था सेलिंग और फर्दर प्रोसेसिंग, क्या मतलब है? जो प्रोडक्ट अभी मैंने बनाया उसको यहीं पर खत्म कर दूं या आगे प्रोसेस करूं, ठीक है। दो चीज हमें देखना है, यहीं बेच दूं या प्रोसेस करके फर्दर बेचूं, ये समझने वाली बात है। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा क्या, कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, मतलब आगे प्रोसेस करेंगे तो कितना फालतू पैसा मिल रहा है, कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो अगर स्वाभाविक सी बात है प्रॉफिट बढ़ेगा हमारा फर्दर प्रोसेस करके, तो हम उसको करेंगे, नहीं तो यहीं पर बेच देंगे, ठीक है, खत्म करेंगे उसको। तो ये कुछ इन्होंने अपनी भाषा में लिखा है, देखो एक एग्जांपल पढ़ोगे तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। A process industry unit manufactures 3 joint प्रोडक्ट समझते हो ना, एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से 3 प्रोडक्ट निकल कर आते हैं ए बी सी, बट सी हैज नो रियलाइजेबल वैल्यू अनलेस इट अंडरगोस फर्दर प्रोसेस आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। तो एक स्टेज के बाद ये सेपरेट किए जाते हैं, ए अलग हो जाता है, बी अलग हो जाता है, सी अलग हो जाता है। तो ए बी के बारे में तो कुछ कह नहीं रहा है, सी के बारे में कह रहा है कि अगर इसको आगे प्रोसेस नहीं करोगे तो ये जीरो रियलाइजेबल वैल्यू का है, इसका सेलिंग प्राइस कितना है, बोलो जीरो। अगर इस पे कुछ करोगे तो फिर कुछ बेच पाओगे। अनलेस इट अंडरगोस फर्दर process after the point of separation, the details of C are as follows: up to point of separation, separation के point तक marginal cost है 15, fixed cost है 10। तो अभी 25 रुपए खर्च हो गए,
आफ्टर पॉइंट ऑफ सेपरेशन, जब तीनों प्रोडक्ट को अलग अलग कर दिया, अगर सी को हम फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं तो कितना खर्चा और करना पड़ेगा? मार्जिनल कॉस्ट 6 रुपए की, फिक्स्ड कॉस्ट 3 रुपए की, तो 9 रुपए। तो 25 बेटा ऊपर हो गए, 9 ये हो गए, 25 और 9 34 रुपए हमारे लग रहे हैं। तो बेसिकली 25 तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि अगर हम फर्दर प्रोसेस नहीं भी करेंगे तो ये खर्चा तो होना ही होना है। हाँ, बचेगा कितना? 9 रुपए, जो आफ्टर सेपरेशन वाला है। तो अब देखो ये क्या कहता है, सी कैन बी सोल्ड एट 18 पर यूनिट एंड नो मोर। फाइनली इसको 18 रुपए पर यूनिट पर बेच सकते हैं। वुड यू रेकमेंड डिसकंटिन्यूइंग प्रोडक्ट सी? तो क्या आप कहोगे कि प्रोडक्ट सी को हमें बंद कर देना चाहिए? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमें एक्स्ट्रा जो प्रोसेस कर रहे हैं उस पे 9 रुपए पर यूनिट लगाना है, 18 रुपए पर यूनिट हम कमा रहे हैं, तो 9 रुपए बेटा एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो इसलिए डिसीजन क्या है कि हमें इसको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए और बेच देना चाहिए। ठीक है? तो देखो यही सब लिखा हुआ है। कॉस्ट अप टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन 25 और 9 34, ये तो लगेगा ही लगेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। सेल्स प्राइस है 18। द लॉस ऑफ 25 पर यूनिट इफ सी इज प्रोसेस्ड इज रिकूप्ड टू द एक्सटेंट ऑफ, कितना लॉस कवर हो रहा है? 18 रुपए में उसे बेचोगे, 9 रुपए की आगे कॉस्ट आ रही है, तो 9 रुपए पर यूनिट बच रहा है। तो एक्चुअली 25 में से 9 कवर हो जा रहा है। तो प्रोसेसिंग ऑफ सी इज रेकमेंडेड। तो बस इतना ही समझ लो अभी कि सी को हम प्रोसेस कर दें, वो हमारे लिए रेकमेंडेड है। क्यों रेकमेंडेड है? क्योंकि उसको प्रोसेस करने से हमें 9 रुपए पर यूनिट का, मतलब जो फायदा हो रहा है आप कह सकते हैं, या जो वो 25 रुपए की कॉस्ट खत्म हो गई थी, उसमें से 9 रुपए रिकवर हो रहा है। तो ये चीज आप इसमें समझ सकते हैं। ठीक है? तो 1 मिनट के लिए मैं रुका, देखो यहां तक ध्यान से इस पार्ट को। इसमें एक और पार्ट है, उसकी अभी कोई रेलेवेंस नहीं है, समय भी थोड़ा कम है ना, उसमें फिर अभी इतना ही समझ के रखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने आपको क्या समझा आया कि हमें ये देखना है हम फर्दर प्रोसेस करें या फिर उसको यहीं की यहीं कंडेम करते हैं। तो इसको कंडेम कर देते तो हमें 25 रुपए का लॉस हो जाता। फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं तो 18 रुपए मिल रहा है, 9 रुपए फर्दर लगाना है, तो 9 रुपए का फायदा हो रहा है। बस अभी इसमें यही समझना है। और ये एप्लीकेशन हमने कौन सी बताई? फर्दर प्रोसेस, सेल सेल और फर्दर प्रोसेस। तो मतलब अभी बेच रहे हैं तो कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन जब फर्दर प्रोसेस करके बेच रहे हैं तो हमें 18 रुपए मिल रहे हैं, 9 रुपए की कॉस्ट आ रही है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है? तो फिर वही बेटा, इसको ढंग से समझ लो, अच्छे से क्लियर कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। और अगर क्लियर है तो वही चैट में आप सभी लिखेंगे क्लियर है। ठीक है? देखें चैट में क्या जवाब आया। तो अब हमने आपका 100% ये यूनिट क्लियर कर दी है बेटा। क्लियर है सर, अब लीव कर दें? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 7 बजे आपकी दूसरी क्लास है। बिल्कुल कर दीजिए बेटा, रिकॉर्डिंग भी हम स्टॉप करेंगे।